हमने डिस्कस करी है उनसे किया होगा। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कल्पेबल होमिसाइड का टॉपिक कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज हमने समझने की कोशिश करी केस के साथ एंड मैंने ये चीज बताई थी। मैंने ये कहा था कि अगले लेक्चर में जब हम मर्डर डिस्कस करेंगे सेक्शन 101 तो उसमें क्योंकि दोनों सेक्शंस के लैंग्वेज बहुत सिमिलर है तो हमें वहां कंफ्यूजन होगा और तब हम एक्चुअली इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 100 एंड 101 में डिफरेंस क्या है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। सो 100 तो हमने पढ़ लिया था, हमने देख लिया था कि भाई 100 क्या है कि किसी की भी डेलिबरेटली मतलब इंटेंशन से डेथ कॉज करना या ऐसा इंटेंशन से ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करना जिससे डेथ होना लाइकली है, या तीसरा कोई ऐसा एक्ट करना जहां इंटेंशन ना हो लेकिन नॉलेज हो कि ये दिस माइट लीड टू समवंस डेथ, जिससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है। ऐसे किसी भी एक्ट को, ऐसे किसी भी इंसान को, जो भी इंसान ऐसा कोई एक्ट करता है उसे हम कहते हैं वो सेक्शन 100 यानी कल्पेबल होमिसाइड का के लिए लायबल होगा। ठीक है, ये तो हो गया एक बहुत बेसिक सा लैंग्वेज कल्पेबल होमिसाइड। अब इसको पढ़ते वक्त हमने कल्पेबल भी समझा था, होमिसाइड भी समझा था, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने समझने की कोशिश की थी। अब आते हैं सेक्शन 101 पे। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या कहती है। कल्पेबल मर्डर क्या है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ठीक है, यहां से दो चीजें क्या समझ में आई। पहले तो ये कंडीशंस एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि इन कंडीशंस को छोड़ के, इन कंडीशन को छोड़ के मतलब क्या, ये एक्सेप्शंस हो गए। के अलावा कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, मतलब क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड जो है वही मर्डर होगा। मतलब इन कंडीशंस को छोड़ दे जो नीचे दिया हुआ है, तो अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा बाकी सारे केसेस में। इसका क्या मतलब हो, इससे समझ में आया कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वही आगे जाके मर्डर बन जा रहा है। सेक्शन की लैंग्वेज नहीं क्योंकि बताई कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा इन सिचुएशंस के अलावा। मतलब कल्पेबल होमिसाइड ही आगे जाके किसी सिनेरियो में जो है वो बन जाता है, मर्डर बन जाता है। देखिए लाइन क्या है, तो सबसे इजी तरीका जो समझने का, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशीज। मतलब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो ब्रॉडर कैटेगरी है और मर्डर जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म हो गया। मतलब कल्पेबल होमिसाइड का ही एक पार्ट है मर्डर। ठीक है, मतलब ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। इसके लिए कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ऑल murders are culpable homicide, but all culpable homicide are not murder। 101 यही तो कह रहा है कि कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा इन सिचुएशंस के अलावा। ठीक है, तो एक्सेप्शन दे दिया, मतलब क्या हुआ कि सारे मर्डर जो है वो तो कल्पेबल होमिसाइड है लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं। यही समझ में आया कि भाई क्योंकि क्या रहा है, एक्सेप्शन क्या नहीं, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा इनके अलावा, मतलब सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। लेकिन क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ब्रॉडर कैटेगरी है और मर्डर उसका एक पार्ट है, तो सारे मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड तो होंगे ही, लेकिन सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होंगे। ये देखिए, ये जो है ऐसे समझते हैं, ये जो है दिस एंटायर एरिया। ठीक है, ये पूरा, ये पूरा जो है ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये पूरा द बिगर सर्कल ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब इसके अंदर का, इसके अंदर का ये पोर्शन, ये जो है ये ऑफेंस ऑफ मर्डर है। मतलब ये सेक्शन 100 हो गया, ये सेक्शन 101 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि भाई सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है। कल्पेबल होमिसाइड ब्रॉडर कैटेगरी है, वही कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड ब्रॉडर है, जीनस है।
वो बड़ी कैटेगरी है, उसका ही एक पार्ट मर्डर है। अब कैसे क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए कल्पेबल होमिसाइड एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसी का एक पार्ट मर्डर है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑल मर्डर्स आर, देखिए ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। क्योंकि जो मर्डर है ये इसी के अंदर, इसका एक पार्ट है, तो मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही। लेकिन जब ये मर्डर हो गया, कुछ एक्सेप्शन ही दे रखे 101, तो सारे कल्पेबल, ये जो एरिया हुआ दिस, ये मर्डर तो नहीं हुआ। ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। अब ये डिफरेंस एक्चुअली है कैसे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ हम कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब किस वजह से कैटेगराइज कर रहे हैं, कि भाई हम ये कह रहे हैं कि सारे मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है, मतलब सारे कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं है। 101 क्या कह रहा है, देखिए कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट फॉल्स अंडर द स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इंटेंशन और नॉलेज। जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, एक्सेप्शंस जो दे रखे हैं, इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा कोई भी जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर होगा। ठीक है, एक्सेप्शंस कौन से दे रखे हैं, देखिए ये है तो इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 एक्सेप्शंस जो दे रखे हैं, इनके अलावा कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, यही 5 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। इन 5 एक्सेप्शंस के अलावा कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा अगर इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, अब जब ये 4 हम देखते हैं, ये 4 हमें सिर्फ बता रहा है मेंस्रिया के बारे में। ये जो 4 केसेस दे रखे हैं, ये चारों सिर्फ और सिर्फ मेंस्रिया की बात कर रहे हैं। सिर्फ मेंस्रिया, क्या मेंस्रिया होगा, कितना मेंस्रिया होगा, तब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर हो जाएगा। मतलब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस्रिया का हो जाता है, सिर्फ मेंस्रिया का। अब कैसे, वो ऐसे कि हम ये चार जब चीजें पढ़ेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि भाई दोनों में बातें लगभग एक जैसी ही हैं। डिफरेंस कहाँ होता है, बहुत, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये चीज कही थी कि बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। मेंस्रिया कल्पेबल होमिसाइड में भी है और मेंस्रिया मर्डर में भी है, लेकिन वही मेंस्रिया जब बहुत सीवियर नेचर का हो जाएगा, इतना इंटेंस है वो, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, गोली मारना, ठीक है, गोली मारना किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। अब कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा, इंटेंशन की बात हम दोनों में कह रहे हैं कि भाई हाँ जानबूझ के गोली मारी किसी को, किसी ने, ए ने बी को इंटेंशन से गोली मारी, ठीक है। अब ए का बी को गोली मारना ये कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है, क्या लिखा है उसमें भी, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, इंटेंशन से किसी की डेथ कॉज करना। और इसमें भी आ रहा है देखिए, मर्डर में भी, इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पहला तो बिल्कुल सेम हो गया, देखिए क्लॉज ए जो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कह रहा है, और देखिए कल्पेबल होमिसाइड का भी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फर्स्ट, मैंने पहला मिक्स किया, ये तो बिल्कुल सेम हो गया दोनों में, मतलब मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में, दोनों में जो पहला कह रहा है, मेंस्रिया पहला जो बता रहा है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड, पहले सेक्शन 100 में क्या था कि कल्पेबल होमिसाइड होगा अगर इंटेंशन को वो किसी को डेथ कॉज करने का हो, उस इंटेंशन से एक्ट किया गया हो, ठीक है। अब मर्डर क्या कह रहा है, मर्डर ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर हो जाएगा अगर वो एक्ट डेथ कॉज करने के इंटेंशन से किया गया हो, ठीक है। तो उसमें क्या बताया कि कल्पेबल होमिसाइड कब होगा, उसके लिए मेंशन दिया 101 में कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बनेगा, जब डेथ कॉज करने के इंटेंशन से ही किया गया हो। अब क्योंकि दोनों की लैंग्वेज सेम है, ये तो हमने देखा भाई कि पहले कल्पेबल होमिसाइड क्योंकि ब्रॉडर कैटेगरी है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर बनेगा अगर इंटेंशन हो। लेकिन इंटेंशन की बात तो दोनों में हो गई, और सेम लैंग्वेज लिखा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कल्पेबल होमिसाइड में भी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मर्डर में भी। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अब जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने किसी को, जैसे ए ने बी को, मैंने कहा कि गोली मारी, ठीक है, दो तरीके से मारी जा सकती है, मारने का इंटेंशन दोनों में है। ए ने अगर बी को गन शॉट, गन फायर किया उस पे, मारने का इंटेंशन है ही है, मतलब ये इंटेंशन ही है कि मारना है, लेकिन एक मारा 200 मीटर दूर से निशाना लगा के बिल्कुल ऐसे सर पे,
ठीक है, 200 मीटर दूर से निशाना लगाया, एक इंसान ने बिल्कुल खड़े होके यहां से ऐसे बिल्कुल पॉइंट जीरो से ऐसे बिल्कुल यहां से बिल्कुल नजदीक से खड़े होके आपके सामने में खड़े होके ए ने बी के सामने में खड़े होके बिल्कुल सर पे गोली मारी। दोनों हो सकता है, दोनों इंटेंशन क्या था, डेथ कॉज करने का ही था। ए ने बी को गोली मारी, एक इतने डिस्टेंस से और एक यहां से। इंटेंशन दोनों में था, इंटेंशन यहां भी डेथ कॉज करने का, इंटेंशन यहां भी डेथ कॉज करने का। दोनों गन शॉट भी दोनों में है, गन फायर किया गया, सर पे ही किया गया दोनों केस में। लेकिन अब डिफरेंस कहां रहता है, कोर्ट देखिएगा ऐसा है कि भाई कम से कम 200 मीटर दूर था, यहाँ पे तो बिल्कुल नजदीक था, तो यहाँ पे तो कोई चांसेस है ही नहीं मिस करने के, मतलब बी की डेथ हो ही जाएगी हर केस में। यहाँ पे फिर भी चांसेस है कि आपका निशाना चूका तो यहाँ की बजाय यहाँ लगे या यहाँ लगे, कहीं और लगे, चांसेस है ये थोड़े ऊपर नीचे होने के। या इंसान अगर हट गया मुड़ गया कुछ भी तो चांसेस है कि वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बिल्कुल खड़े होके मार रहे हो उसे। तो इंटेंशन कितना सीवियर है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। इंटेंशन दोनों में है, इंटेंशन डेथ कॉज करने की ही दोनों में है और साथ ही साथ एक्ट भी है। लेकिन इंटेंशन कितना सीवियर है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है सिर्फ मेंसरिया की बेसिस पे, सिर्फ मेंसरिया कि वो एक्ट जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। अब जैसे इस केस में 200 मीटर दूर से मारा, ठीक है, लगा यहाँ पे भी सर पे, लेकिन ये 200 मीटर दूरी से मारा गया, ये जो है ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, यही बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से खड़े होकर यहां मारना ये मर्डर हो जाएगा। तो डिपेंड किस चीज पे किया, इंटेंशन पे, कि भाई आप बिल्कुल बगल में खड़े होके मार रहे हो उसे कि इसको तो नहीं ही बचना है, अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और दूसरा थोड़ी दूरी से, तो डिसाइड सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन के बेसिस पे किया जाता है। तो यही डिफरेंस है। अब देखिए, पहला आपने देखा कि ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम एज सेक्शन 100, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बी क्या कहता है, देखिए, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, उस वो एक्ट जिससे डेथ कॉज किया गया है इज डन विद द इंटेंशन ऑफ causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। दूसरा क्या कह रहा है, ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे लाइकलीनेस किस चीज की है, डेथ कॉज करने की। क्या यही यहां पे था, देखिए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, सेम चीज। सेकेंड क्लॉज भी सेम हो गया, बिल्कुल सेम है लैंग्वेज। फर्स्ट में क्या है, दोनों में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। सेकेंड में क्या है, ऐसी बॉडीली इंजरी देने का इंटेंशन है जिससे कि लाइकलीनेस है, मतलब चांसेस ज्यादा है कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सी, एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, यहां पे भी इंटेंशन किस चीज की है, बॉडीली इंजरी कॉज करने का। और क्या है, द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब ये जो है ये तीसरे से उसके अलग हो गया, तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड से डिफरेंट हो गया। यहाँ पे थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि तीसरा क्लॉज भी इंटेंशन की बात कर रहा है, पर कैसा इंटेंशन है, इंटेंशन ऐसा है ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में जिससे डेथ कॉज हो जाएगी। जनरली पता है कि भाई आप जाते जाते किसी को अगर गड्ढे में धक्का दे रहे हो
ठीक है, हालांकि वो बहुत गहरा नहीं है, लेकिन लेकिन क्या है, वो सीमेंटेड पिट है। ठीक है, आपको पता है कि वहां गिरेगा तो चोट इतनी आएगी, उससे इंस्टेंट डेथ नहीं होगी, लेकिन इतनी इंजरी होगी, सर पे चोट लगेगी ऐसी कि जिससे चांसेस हैं कि ब्लीडिंग अगर वहीं में हुई तो भी हैमरेज से डेथ हो सकती है, इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा होगी। उसकी डेप्थ बहुत नहीं है, पर जो फ्लोरिंग है वो बहुत हार्ड है, मतलब वो ऐसे सीमेंटेड फ्लोरिंग है। ठीक है, उस पे अगर गिरने पे इतनी इंजरी मेंटली होगी कि उससे इंटरनल ब्लीडिंग के बाद चांसेस है कि वो सफिशिएंट है कि उसमें डेथ कॉज हो जाएगी उस वजह से। तीसरा जो है वो कल्पेबल होमिसाइड से अलग हो गया। यहाँ पे क्या था, तीसरा क्या कह रहा था, अब यहाँ पे नॉलेज की बात आ गई थी। फर्स्ट टू क्लॉजेस में, फर्स्ट एंड सेकेंड, किस चीज की बात की गई, इंटेंशन। पहला तो सीधे सीधे डेथ कॉज करने का, दूसरा ऐसी इंजरी देने का जो कि जनरल मतलब चांसेस ज्यादा से ज्यादा है कि उससे डेथ हो जाएगी। यहाँ लेकिन तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्लॉज बात कर दिया नॉलेज की, भाई आपका डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि भाई जो काम कर रहे हो, जो एक्ट करने जा रहे हो, आपको ये जानकारी जरूर है कि इस वजह से किसी की डेथ हो सकती है। चांसेस चांसेस नहीं कहूंगी, पर हाँ मतलब ये जानकारी है कि इससे कोई कभी वो, इससे पॉसिबिलिटी ये है कि कोई शिकार हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी की जान चली जाए। यहाँ थर्ड चेंज हो गया। अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिसमें कि जो कि सफिशियंट है कि भाई हाँ मतलब ऑर्डिनरीली इससे जान जा सकती है, नॉर्मल कोर्सेज में जान जा सकती है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया बी और सी में। यहाँ तक टू सी में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू द पर्सन एंड टू द, यहाँ तक ठीक है, टू एनी पर्सन। अब डिफरेंस क्या आ गया, द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom offender knows to be likely to cause death of the person। भाई पता है कि उस इंजरी से ऐसा है कि भाई वो इंजरी जो है वो चांसेस ज्यादा है कि उससे, लाइकलीनेस मतलब क्या, मतलब जैसे इंसान अगर, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है उसके उसकी जान चली जाने की, बचने के चांसेस बहुत कम है, तो लाइकलीनेस टू डेथ डेथ कि भाई उसकी जान जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा यहां से अलग हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि हाँ बॉडीली इंजरी तो है, बॉडीली इंजरी दी गई है, लेकिन ऐसा है कि वो बॉडीली इंजरी, इस बात की जानकारी है, यहाँ पे देखिए ऑफेंडर कहा गया 20% बॉडीली इंजरी इज इंटेंडेड टू बी इन्फिक्टेड सफिशिएंट इन द, यहाँ पे क्या है बी में कि भाई जो ऑफेंडर है, अक्यूज जो है, उसको जानकारी है, ऑफेंडर नोज टू बी, ठीक है, उसे पता है कि जिस जिस हिसाब की इंजरी है इसके बचने के चांसेस तो बड़े कम है, जान चली जाएगी, इतना चोट है कि कोई नहीं, इसकी जान चली ही जाएगी। ठीक है, जैसे किसी को अगर पॉइजन दिया, ठीक है, या कह लीजिए कि पॉइजन नहीं दिया, अगर कोई बहुत ही मेडिकेशन ऐसा दिया, कोई ड्रग्स दिया जिसकी की हाई कंजम्पशन से जान जाने के चांसेस है, स्लीपिंग पिल्स दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक साथ अगर 20 स्लीपिंग पिल्स दे दी, तो पता है कि जो इंजरी हो रही है उससे जान जाने के चांसेस, क्योंकि ये स्लीपिंग पिल्स है, अगर एक साथ हाई डोजेज में कंज्यूम करने पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि जान चली जाए, ये कह रहा है। ठीक है, लाइकलीनेस चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि वो स्लीपिंग पिल्स है, वो ऑल ऐसी एडवाइस होता है, प्रिस्क्राइब होता है कि बहुत कम कम कंज्यूम करने के लिए, जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो, राइट, फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो अगर उस ड्रग को अगर हाई कंजम्पशन उसका किया जाए, हाई अमाउंट में कंजम्पशन किया जाए, तो इससे चांसेस बहुत ज्यादा है कि जान चली जाएगी, ये कह रहा है। सी क्या कह रहा है कि भाई जो इंजरी दी है वो सफिशियंट है कि उससे डेथ कॉज हो जाए, दोनों में अलग अलग बात है। पहला पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, हाई पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है उसमें, इसीलिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इंजरी ज्यादा हुई है उसमें। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो इंजरी ऐसी है कि सफिशियंट है कि इससे जान जाने के चांसेस हैं, मतलब 50% चांस है कि हाँ चला जाएगा, ठीक ठाक इंजरी है, जान इसकी चली जाएगी। और लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट देखिए कह रहे हैं द पर्सन कमिटिंग दैट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड नोज, यहाँ पे जानकारी की बात है, दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उसे ये पता है the person committing the act by which the death is caused, जिस जो ऑफेंडर है उसने कोई ऐसा काम किया जिससे डेथ कॉज हुई,
जिस इंसान ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे डेथ कॉज हुई, उसे ये बात तो पता है कि वो जो काम करने जा रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस, मतलब वो इतना खतरनाक है, इतना हजार्डस है, इतना रिस्की नेचर का है कि इसमें इन ऑल प्रोबेबिलिटी, मतलब इससे 100% चांसेस हैं कि क्या होगा, या तो डेथ कॉज हो जाएगी और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकिंग, या तो डेथ कॉज हो जाएगी, वो इंटेंशनली कोई चीज कर नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए अलग चीज लिखी हुई है। अभी तक तीनों में हमने इंटेंशन की बात करी, फोर्थ में अगर नॉलेज की बात कर रहा है, जिस एक्ट से जान गई, ठीक है, ऑफेंडर जो था उसे ये जानकारी है कि ये जो एक्ट है वो इतना डेंजरस है कि इसमें जान जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या फिर अगर जान नहीं भी गई तो भाई ऐसी इंजरी होगी जिससे जान जा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर जो एक्सप्लोसिव्स की फैक्ट्री है, ठीक है, एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री है, एक्सप्लोसिव्स की फैक्ट्री में जो वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं, अब ऐसा है कि वहां पे अगर किसी को वहां पे जो फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, उसे पता है, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव्स की फैक्ट्री है, उसे ये चीज पता है कि भाई वो काम इतना डेंजरस नेचर का है, इमिनेंटली डेंजरस, वो काम ही इस नेचर का है कि या तो अगर यहाँ पे जरा सी आगे जान चली जाएगी, इट मे कॉज, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, जान चली जाएगी, या फिर इतनी इंजरी होगी, इतने बर्न्स सकते हैं जिससे जान चली जाए, या इतनी इंजरी, सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अफोरसेड, और उस काम को फिर भी वो क्या करता है, ठीक है। अब कोई जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, एक्सप्लोसिव्स की फैक्ट्री है, वहां पे 10 वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब वहां पे आपस में दो लोगों की लड़ाई हो गई, दो लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, एक जो है, दोनों फैक्ट्री वर्कर्स ही हैं और दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। अब उन सबको ये बात तो पता है कि भाई ये है पटाखे की फैक्ट्री, अब इसमें चिंगारी भी जरा सी आएगी तो यहाँ पूरा आग लग जाएगा, ये बात उन्हें पता है, जिसमें सब जान जाने के चांसेस हैं। अब क्योंकि एक दूसरे को ए को बी से बदला लेना था, उसने क्या किया, सब कुछ जानते हुए उसने क्या किया कि एक जलता सिगरेट पटाखे के स्टॉक के पास जाके गिरा दिया और खुद वहां से चला गया, ठीक है। उसे क्या है, उसे पता है, ठीक है, उसे ये जानकारी है कि भाई ये जो कर रहा है इसमें इतना खतरा है कि भाई पूरी पूरी फैक्ट्री उड़ सकती है, इससे जान भी चली जाएगी, और अगर जान नहीं भी गई तो इतनी रिस्क होगी, इतने बर्न्स होंगे कि जान जाने के बहुत बहुत, मतलब पूरे चांसेस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस है कि या तो इंजरी से जल के इसकी मौत हो जाएगी या फिर इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी, या तो इंजरी ऐसी होगी जो कि सकम नहीं कर पाएगा इंसान, या फिर जिसकी डेथ हो जाएगी, और फिर भी वो एक्ट करता है, एंड commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death, जान लेने के लिए वो काम करता है, वो रिस्क बेयर करता है। देखिए इसका एग्जांपल सी से समझते हैं। A intentionally gives Z a sword cut or club wound sufficient to cause death। क्या है, ए जो है उसने जेड को एक स्वॉर्ड इस तलवार से कट दिया, कैसा, sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature। अब जेड dies in consequence। तलवार से ऐसे जैसे मान लीजिए कि भाई पता है कि ये तलवार लगेगा, अगर कहीं भी किसी भी वाइटल ऑर्गन पे लगता है तो जान चली जाएगी, थोड़ा सा भी लगेगा तो भी, वो तलवार है, वो स्वॉर्ड है, बहुत शार्प है, उससे जान चली जाएगी। तो क्या किया, ए ने क्या किया कि इंटेंशनली जेड को मारने के लिए इतना कट दिया, पूरी तरीके से मारा नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी वाइटल ऑर्गन पे नेक के पास अगर 30% कट डाल दिया, ठीक है, ऐसा कि ये पूरा नेक एरिया है, 30% कट, इतनी इंजरी, 30% की इंजरी, ठीक है, इतना कट लगा दिया। अब इस इंजरी की वजह से, क्योंकि उसे पता है ये बहुत वाइटल ऑर्गन है, यहां से अगर ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो इतना सफिशियंट इंजरी है कि इतने कट से जान चली जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से जेड की डेथ हो गई, जेड की डेथ हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, हियर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड्स डेथ। अब चाहे वहां पे इंटेंशन था या नहीं, इंटेंशन अगर नहीं भी था तो भी, मतलब उसका जान लेने की इंटेंशन नहीं भी थी लेकिन कट लगाने की इंटेंशन तो थी, अगर वहां पे डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं भी थी लेकिन जो कट लगाया वो डेलिबरेटली था, वो इंटेंशनली था, और ये बात पता है उसे, ये जानकारी होते हुए कि भाई इतने कट से जान चली जाएगी, आपका इंटेंशन उसे मारने का नहीं है, फिर भी कट लगाया, सब कुछ जानते हुए, तो यहाँ पे क्या है, मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा अगर जेड की डेथ हो गई तो।
देखिए एग्जांपल डी, ए विदाउट एन एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल्स वन ऑफ देम। भाई भीड़ में गोली चला दी। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव हैड अ प्रीमेडिटेटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यही तो कह रहा है कि भाई तुम्हारा एक्ट, तुम्हें पता है कि इससे किसी की जान जा सकती है। डी यही तो कह रहा है, तुम्हारा इंटेंशन था ही नहीं, वहां इंटेंशन की तो बात ही नहीं हुई है, इंटेंशन है ही नहीं। लेकिन क्या है कि भाई आपको पता है कि आपके इस एक्ट से किसी की अब आप हवा में फायर कर रहे हो, जैसे कोई बारात है, ठीक है, हवा में फायरिंग करी, इतने खुश हो गए कि हवा में फायरिंग कर डाली, लाइसेंस गन है आप ही की है, खुशी में क्या, किसी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका। लेकिन आपको पता है भाई वो है तो गन, है एंड ऑफ द डे अगर उस गन से किसी को वो गोली लग गई तो उसकी जान चली जाएगी। गन फायर किया, पहली गोली किसी को नहीं लगी, फिर हो गए फूफा जी खुश, अरे वाह, दोबारा फिर चलाई गोली और उससे वो आके किसी के बिल्कुल ऐसे शोल्डर के पास इंजरी देते हुए अंदर चली गई, जिससे उस इंसान की डेथ हो गई। अब क्या है, आपका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, आपने खुशी से किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता था इमिनेंटली डेंजरस, आप इतना रिस्की है, ये बात आपको पता थी कि अगर लगेगी तो जान चली जाएगी। आपने कई बार जैसे प्रोसेशंस वगैरह जाते हैं, जब रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, विदाउट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीवन, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा रिलीजियस प्रोसेशंस में कई बार ऐसे तलवार या ये सब ऐसे लेके घुमाएंगे चलाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तलवार होगा, भाला होगा, ये सारी चीजें बहुत इसको शो किया जाता है। अब आप तलवार लेके घुमा रहे हो, नचा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोसेशन में चल रहे हो, आपको किसी को मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उस तलवार घुमाने से अगर किसी को इंजरी हो गई, लग गया किसी के, मान लीजिए अगर लग जाती है जोर से, सर के पास अगर लग जाती है, फेस के पास लग जाती है, वाइटल ऑर्गन पे लगती है, तो आपको पता है, आपको इस बात की जानकारी है, कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तलवार घुमा रहे हो, भले आप बहुत एक्सपर्ट हो, आप बहुत एक्सपर्ट इंसान हो सकते हो, उसमें ट्रेंड हो, लेकिन आपको ये बात तो पता है कि वो प्रोसेशन है, मतलब क्राउड है, वहां बहुत सारे लोग हैं, अब अगर उसमें किसी को लग गया तो उसकी जान चली जाएगी। यही तो डी कह रहा है। वही चीज है कि अगर जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि आप एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में, क्राउडेड मार्केट प्लेस हो, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वहां पे शाम के टाइम में, उसी रश आवर में आप बिल्कुल 120 की स्पीड से कार दौड़ा देते हो, आपको ये बात पता है कि वो क्राउडेड एरिया है और जो भी उस कार के सामने आएगा उसकी जान चली जाएगी, या इंजरी बहुत भयंकर हो जाएगी, हो सकता है उसकी जान चली जाए, वो इंसान कोमा में चले जाए, बाद में उसकी जान चली जाए, ये सब जानकारी है, तो ये डी के इलस्ट्रेशन में फॉल करेगा। अब आप देखो, अगर इसको समझने की कोशिश की जाए, कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर कैसे अलग है। कल्पेबल होमिसाइड से कैसे मर्डर अलग है, तो लगभग हमें कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। ए और बी तो सेम बात कही है पहले दो क्लॉज को, कि भाई ऐसा है कि इंटेंशन डेथ कॉज करने का है, या बी कह रहा है कि इंटेंशन ऐसा है कि डेथ नहीं कॉज करने का, इंटेंशन लेकिन ऐसी इंजरी देने का है जिससे जान जाने के हाई रिस्क है, जान जाने का हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लाइकलीनेस, चांसेस बहुत ज्यादा है। ये दो तो सेम हो गया। तो अब तीसरा तीसरा उसमें बस कह रहा था, तो उसमें जानकारी की बात थी। अब उसका थर्ड क्लॉज आप देखिए, टर्मिनल होमिसाइड का थर्ड, उसका थर्ड क्या कह रहा है, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। और तीसरा क्या है कि जानकारी है कि इस एक्ट से जान जा सकती है, ठीक है। इसका डी क्या कह रहा है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज्ड नो दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death। इसका क्लॉज डी जो है वो भी नॉलेज की बात करता है, लेकिन देखिए इसके लैंग्वेज से हमें इसकी सिवियरिटी का पता चलेगा। कल्पेबल होमिसाइड का भी जो थर्ड था उसमें क्या कह रहा है कि भाई नॉलेज है कि इस एक्ट से उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। डी क्या कह रहा है, डी ने कैसे उसे इंटेंसिफाई कर दिया, देखिए डी में लिखा है कि नॉलेज है कि भाई जो काम करने जा रहे हैं उससे डेथ कॉज हो सकती है, या ऐसी इंजरी लेकिन जिससे डेथ कॉज होती है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो एक्ट जो है वो इतना डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट मे कॉज डेथ, मतलब इतना खतरनाक है, रिस्क ऐसा है कि भाई हमें पता है कि इससे जान जाने के मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब 100% चांसेस है कि इसकी जान चली जाएगी, रिस्क बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है इससे। तो नॉलेज की ही बात वहां भी की गई, नॉलेज की ही बात यहाँ भी की गई, सेम चीज कह रहा है कि उसमें भी डेथ कॉज हो जाएगी, यहाँ भी डेथ कॉज हो जाएगी, या ऐसी इंजरी जिससे डेथ कॉज हो जाएगी, इतने
इतने रिस्क का वो, इतनी इंटेंसिटी का वो एक्ट है, लेकिन इतना ग्रेव वो है, लेकिन लेकिन क्या है, इसे कैसे सीवियर बनाया गया, यहाँ पे सीवियरिटी के लिए इमिनेंटली डेंजरस वर्ड यूज किया गया है, इतना खतरनाक है। तो इन सबको अगर हम देखें ब्रॉडली, हमें ये चीज सिर्फ समझ में आती है कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का है, सिर्फ और सिर्फ मेंसरिया का। सिर्फ मेंसरिया का डिफरेंस है। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन मेंसरिया डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए इसीलिए अब देखिए, हमने एक और चीज पढ़ी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो दो तरीके का होता है। सॉरी, होमिसाइड जो है वो दो तरीके का है। होमिसाइड दो तरीके का है। पहला कल्पेबल होमिसाइड, दूसरा नॉन कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर क्या, जिसमें लाइबिलिटी हो। कल्पेबल होमिसाइड हुआ क्या, मतलब जान लेने वाले एक्ट्स, ठीक है, यही तो कह रहा है कि आपने इंटेंशनली या जानकारी है कि जान चली जाएगी या इंजरी होगी ऐसी जिससे जान चली जाएगी, तो मतलब लाइबिलिटी आ रही है। कल्पेबिलिटी का मतलब क्या था, लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या क्या ऑफेंसेस आ रहे हैं, यही सारे, मर्डर आ जाएगा, ये सब थर्ड, ये सब ऑफेंसेस जो है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएंगे, मतलब जिसके अंदर लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। नॉन कल्पेबल क्या था कि भाई जिसके अंदर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, जो एक्सेप्शन हो गया था। तो हमने देखा कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मर्डर आ रहा है, इसका एक पार्ट है। इसीलिए अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, सही, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है। हर मर्डर पहले कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही। जैसे हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़े थे कि अगर अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है तो फिर वो हो जाएगा ऑफेंस, वो ऑफेंस हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट का स्टेज है। वैसे ही हम स्टेज समझ सकते हैं। इंटेंशन के साथ जब एक्ट किया गया, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, दोनों के साथ जब कोई ऑफेंस किया गया, तो किसी की जान लेने की कोशिश की गई, डेथ कॉज करने की, वो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही होगा। डेथ कॉज करने की कोशिश जब भी इंटेंशनली कॉज की जाएगी, वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही। यहाँ पे सोचना ही नहीं है कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं, वो है। अब हमें डिसाइड क्या करना होता है, कोर्ट डिसाइड क्या करता है, अगर डेलिबरेटली कॉज की गई है डेथ, या जानकारी है कि भैया ऐसा है कि खतरनाक इतना है कि जान चली जाएगी, वो कल्पेबल, ये तो प्रूव्ड है कि वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही। जैसे हम कह रहे थे ना कि कमिट नहीं हुआ तो अटेम्प्ट तो है ही है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी, वैसे ही वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है। अब प्रूफ सिर्फ यहां से करना होता है कि भाई अगर इंटेंशन इतना सीवियर है, इतनी ग्रेव वो, इतनी ग्रेविटी का वो ऑफेंस है, और अगर हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस सब मिलाते हैं, तो लगता है कि इतना इंटेंशन था, इतना सीवियर इंटेंशन था मेंस रिया, इंटेंशन जो है वो इतना सीवियर नेचर का था, इतना रिस्की कि वो मर्डर होगा। डिसाइड कोर्ट सिर्फ ये करता है मर्डर है कि नहीं, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड होगा ही। जब भी किसी की इंटेंशनली डेथ कॉज करने की कोशिश की जाएगी या ऐसी इंजरी दी जाएगी जिससे कि जान जा सकती है, वो कल्पेबल होमिसाइड है। इट इज बाय इट सेल्फ द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कभी भी कोर्ट ये नहीं डिसाइड करता है कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं, कोर्ट डिसाइड करे क्या, आगे हम पढ़ेंगे। पहले हो गया कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर, मर्डर डिसाइड करना कि वो मर्डर है कि नहीं, ठीक है। दूसरा आता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दोनों के अलग अलग पनिशमेंट है। मर्डर है कि नहीं, कल नॉट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो हम इससे देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड को ही दो कैटेगरी में कर दिया। कल्पेबल होमिसाइड को मतलब कोई भी ऑफेंस जब जान लेने की कोशिश की, ये है ही, ये तो प्रूव्ड है, ये है, यहां से दो कैटेगरी में कर दिया। अब क्या हो गया, अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये हो जाएगा। अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब ये है कि कल्पेबल होमिसाइड तो है, मतलब सेक्शन 100 तो है ही है भैया, उसकी जान लेने की कोशिश की आपने, ठीक है, तो उसकी जान, आपके एक्ट से उसकी जान चली गई, कल्पेबल होमिसाइड तो है। लेकिन अब जान बूझ के किया है कि नहीं किया है, या कितना सच में मारना चाहते थे या गलती से मर गया है, या कितनी दुश्मनी थी, मर्डर करना चाहते थे या नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कोर्ट। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई जानबूझ के ऐसा इंटेंशन ही था कि भाई इसका जान लेनी ही है, इसीलिए इतनी नजदीक से गोली मारा,
इसीलिए, या अगर मान लीजिए कि नाइफ से काट देने की कोशिश, नाइफ से कट दिया गया, ठीक है, वो कट कितना सीवियर है, वो सच में जान लेने के लिए किया गया था या उतना जान लेने का नहीं था, सिर्फ इंजरी देने का था, इस हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा। अगर इतना सीवियर इंटेंशन है तो वो मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, मतलब कल्पेबल होमिसाइड तो प्रूव हो गया। अब ये सेकंड स्टेज कि हाँ मर्डर है। और अगर लगा कि नहीं, मर्डर कॉज करने का एक इंटेंशन इतना ज्यादा नहीं था, वरना वो 500 मीटर दूर से गोली क्यों मारता, जबकि उसे पता था कि ये रोड खाली है, वो जाके सामने से गोली मार सकता था, या उसे चाकू मारना था, वो इंसान सीधा खड़ा था बिल्कुल, उसके सामने जो विक्टिम था वो बिल्कुल डरा सहमा सा सीधा खड़ा था, वो चाहता तो वाइटल ऑर्गन पे उसके अटैक कर सकता था, लेकिन वो नहीं करके उसने उसके शोल्डर के पास थोड़ी सी इंजरी क्यों की, क्योंकि मारने का इरादा नहीं था। तो ये सब जो चीजें हैं, ये फैक्ट्स के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा, हमेशा फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस के बेसिस पे। कोर्ट सिर्फ ये देख रहा है, ये तो थ्योरी है, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमेशा जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस का। ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए अब हम चले जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। तो भाई कोर्ट कैसे देखिए, अच्छा प्रिंसिपल ने हमें ये तो बता दिया कि भाई क्योंकि उसकी जान लेने की कोशिश की गई है तो कल्पेबल होमिसाइड तो है, ठीक है, लेकिन क्या इतनी सीवियर इंजरी थी, क्या उसका इंटेंशन मारने का ही था, वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अगर लगेगा कोर्ट को कि हाँ भाई ऐसा इंटेंशन था इतना सीवियर, तो वो कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर बन जाएगा। और अगर कोर्ट बोलेगा नहीं, मारने का ही इंटेंशन नहीं था, इतना सीवियर इंटेंशन नहीं था कि उसे मार ही डालना है बिल्कुल, तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। तो कल्पेबल होमिसाइड तो इन एनी केस होगा, ये कभी भी इंटेंशनली डेथ कॉज करने की कोशिश की गई तो कल्पेबल होमिसाइड है ही। अब वहां से दो कैटेगरी हो जाती है, अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर लगा कोर्ट को कि इंटेंशन इतना सीवियर है, रिस्क इतना ज्यादा था उसके साथ जो एक्ट किया गया एसोसिएटेड उस इंटेंसिटी से किया गया था, तो वो मर्डर। और नहीं, उतना ब्रूटल नहीं था, उतनी इंटेंसिटी नहीं थी, इंटेंशन इतना ज्यादा नहीं था कि भाई उसकी जान ले ही लेनी है बिल्कुल, तो वो चला जाएगा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे। तो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा। अब क्योंकि देखिए हमने कहा दो कैटेगरी हो गई कि भाई ये तो इन एनी केस होगा ही, मतलब मर्ड कल्पेबल होमिसाइड तो ये इसी से दो कैटेगरी आई। अब क्योंकि मर्डर इसी से आया और ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी इसी से आया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्रॉडर कैटेगरी है, इसी से मर्डर आया, कल्पेबल होमिसाइड से ही मर्डर आ गया। तो कल्पेबल होमिसाइड तो मतलब हो ही रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस और मर्डर इज द स्पीशीज। ये बड़ी कैटेगरी है और ये छोटी कैटेगरी है, उसका एक फॉर्म है, ये एक पूरा सेगमेंट है, ये इसका एक फॉर्म है। इसीलिए एक और वो जो मैंने लाइन कही थी कि ऑल मर्डर्स आर, देखिए इससे हम समझ सकते हैं ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर है तो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, लेकिन ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, क्योंकि क्यों, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी तो है इसमें, कल्पेबल होमिसाइड को दो में बांट दिया, तो ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, क्लियरली हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकता, देखा। लेकिन मर्डर तो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब देखिए क्या क्या है, ये जो चार चीजें हैं ये है क्या, पहला तो डायरेक्ट इंटेंशन। डायरेक्ट इंटेंशन मतलब भैया ऐसा है कि आपको मारना ही है, प्री मेडिटेटेड, मतलब पहले से सोच रखा है, क्लियर ऑब्जेक्टिव टू एंड लाइफ, पहले से सोच रखा है कि जान लेनी ही है, ठीक है। दूसरा, फैटल इंटेंट विथ नॉलेज, intending an injury that the perpetrator knows is likely to kill that specific person, मतलब ऐसी इंजरी देना, जो बी कह रहा है, ऐसी बॉडीली इंजरी देना जो कि पता है कि इससे फैटल है, मतलब जान लेने के इंटेंशन से, सीधे मार नहीं देना पर उसके से। अब जैसे गाड़ी से किसी को धक्का दिया, ठीक है, दो चीजें, या तो गाड़ी चढ़ा दी, डेथ कॉज करने का इंटेंशन था, गाड़ी चढ़ा दी, इंसान की डेथ वही हो गई ऑन स्पॉट, या उसे ऐसा धक्का मारा, उसे एक नहीं बल्कि 3 बार धक्का दिया, अब आपको पता है कि वो इंसान मर ही जाएगा, वो वही नहीं मर गया, ब्लीडिंग हो रही है अभी, लेकिन आपको पता है कि जो इंजरी है वो मर जाएगा। तो ये दो चीजें हुई, वही कह रहा है, पहला गाड़ी चढ़ा दिया, इंटेंशन टू कॉज डेथ, मारने का ही था, प्री मेडिटेटेड, भाई उसे मार के भाग जाना है, ठीक है। दूसरा, मारा नहीं वहीं पे, उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई, लेकिन क्या किया, उसको 3 बार या 4 बार गाड़ी से ऐसा धक्का दिया बार बार
कि उसको इतनी इंजरीज आई, वहां ब्लीडिंग होने लगी और पता है कि जितनी इंजरी आई है उससे उसकी जान चली जाएगी। ये हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, क्या देखिए एग्जांपल दिया है, हिटिंग द पर्सन ऑन अ फ्रेश सर्जिकल वुंड। आपको पता है कि उसकी वहां इंजरी है, उसकी वहां पे सर्जरी हुई है, और सर्जरी में आपने क्या किया कि वहां पे उसको और पेन कॉज करना, वहां पे अटैक करना, वहां पे उसको और दर्द कॉज करना, वहीं पे अगर हिट करना तो उसे दर्द होगा, उससे उसकी जान जा सकती है। सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। अब तीसरा क्या कह रहा है, इंजरी इज सो सीवियर दैट एनी नॉर्मल पर्सन वुड डाई फ्रॉम इट। जैसे अब ये पता कैसे चलता है, अच्छा देखिए ये दो दो चीजें हैं कि भाई आपका नॉलेज था, या पहला तो कह रहा है कि भाई इतना ऐसी इंजरी देना कि जिससे जान चली जाएगी, ये बात पता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा इतनी इंजरी दे दी कार से कि उसको पता है कि वहां जान चली जाएगी, वो आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट आधे घंटे के अंदर वो इंसान मर जाएगा। अब ये जो तीसरा पार्ट है कि भाई सफिशियंट है डेथ कॉज करने के लिए, ये पता कैसे चलेगा। ये तो कोई भी ऑफेंडर है वो तो यही कहेगा कि नहीं भाई ठीक है, लगा जरूर है इसे चाकू, लेकिन इतना भी अंदर नहीं घुसा हुआ है कि वो बिल्कुल उसकी जान चली जाएगी, उसके एब्डोमेन के पास लगा है, उसके अंदर नहीं घुसा हुआ है, इससे इसकी जान नहीं जा सकती थी। उसे इंजरी जरूर हुई, लेकिन ऐसा है कि वो इंजरी हुई उसके बाद में वो 3 महीने तक जिंदा था, बाद में उस वुंड में इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी जान गई। तो वो इनडायरेक्ट कॉज है, वो रिमोट कॉज है, इससे उससे उस इंजरी से जान नहीं गई है। कैसे पता चलता है कि उसी वजह से नहीं, ये पता चलता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बताते हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड से ऑब्जेक्टिविटी से पता लगता है, ये मेडिकली पता किया जाता है कि वो इंजरी जो है वो डेथ कॉज करने की जितनी सफिशियंट थी या नहीं, ये मैं और आप नहीं बता सकते, ये मेडिकली पता किया जाता है कि उस इंजरी से जान जा सकती थी या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने किसी को पिट में अगर धक्का दिया, ठीक है, तो उस पिट की गहराई को देखते हुए वो खाली पिट था और वो मिट्टी का बना हुआ था, वो गहराई है पर बहुत ज्यादा भी नहीं, और वो सीमेंटेड नहीं है, वो मिट्टी का पिट है, ठीक है। किसी को ऊपर से धक्का दे दिया गया, वो जानबूझ के धक्का दिया गया, अब वो इंसान जो है वो उसमें गिरा और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। अब ऐसा है कि जिसने जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज है, वो कहेगा मैंने धक्का जरूर दिया पर वो इतना गहरा नहीं था कि वो मर जाए, उसमें मेरा मेरा इंटेंशन सिर्फ उसे घायल करना था, उसे चोट पहुंचाना था, उसकी डेथ कॉज करना नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोल किसका आ जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का। अब ये मेडिकली बताया जाता है, उसके इंजरीज को देखने के बाद, उसको पूरे क्लिनिकली डायग्नोस करने के बाद बताया जाता है कि नहीं, ये जो डेथ हुई है, ये जिस इंसान की डेथ हुई है, जो व्यक्ति जो डिसीज्ड है, इसकी इंजरी ऐसी है कि भाई नहीं ठीक है, इंजरी ऐसी है कि इससे डेथ कॉज हो सकता है। ब्लीडिंग एक्सटर्नल नहीं हुई है पर इंटरनली इतनी इंजरी थी कि उसकी 15 मिनट के अंदर वैसे ही जान चली गई। वो मिट्टी की फ्लोरिंग है तो क्या, वो मिट्टी बहुत दिन से वैसे जमा होने की वजह से वो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था, जिससे उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी और इसी इंजरी की वजह से डेथ हुई है। तो ये सफिशियंसी जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, सफिशियंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, कि जनरली इससे डेथ हो जाएगी। अब ये जनरली डेथ हो जाएगी कैसे बताएगी यार, हम और आप कैसे डिसाइड करते हैं, मैं बता सकती हूँ नहीं, आप बता सकते हो नहीं, इनफैक्ट ये जजेस बता सकते हैं या एडवोकेट्स कह सकते हैं नहीं, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है मेडिकली, मेडिकल डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि नहीं इतनी इंजरी थी जिससे डेथ कॉज हो सकती, सफिशियंसी थी या नहीं। ठीक है, और चौथा कह रहा है इमिनेंटली डेंजरस, कि भाई यहाँ पे ऐसा है कि मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन जानकारी थी कि इस एक्ट से जान चली जाएगी, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज समवंस डेथ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, ये तो 4 केसेस हो गए, ये क्या दिया हुआ, ये 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, किस चीज के, मेंसरिया के, मेंसरिया के 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, जबकि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर होने के लिए, हम देखा कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है। तो कल्पेबल होमिसाइड के मर्डर होने के लिए ये 4 तरीके के मेंसरिया दिया हुआ है। मेंसरिया जो है वो डिसाइड होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच मेंसरिया की सीवियरिटी के बेसिस पे। मेंसरिया की सीवियरिटी मतलब कितना सीवियर मेंसरिया है, मतलब इंटेंशन था, देखिए डिग्री ऑफ मेंसरिया होता है,
डिग्री ऑफ मेंस रिया मतलब, डिग्री ऑफ मेंस रिया का मतलब जैसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ऐसे एग्जामिनेशन में होता है, वैसे ही मेंस रिया के लिए है। अब मेंस रिया के लिए क्या है कि भाई डिग्री ऑफ मेंस रिया ये बताता है कि वो जो मेंस रिया था वो कितना खतरनाक है, कितना रिस्की है, कितना सीवियर है, जिससे जान जा सकती है कि नहीं। जैसे हमें पता है बहुत तरीके की मेंस रिया है, इंटेंशन है, नॉलेज है, रेकलेसनेस है, नेग्लिजेंस है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मेंस रिया जो है ये फैक्टर है, ये बताता है कि भैया ऐसा है कि मेंस रिया इतना सफिशिएंट था कि नहीं जो कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर कॉज करा सके। जैसे इसमें क्या होगा, डिग्री में जनरली क्या होता है, इंटेंशन, हमें पता है सबसे सीवियर नेचर का क्या है पहले, इंटेंशन। इससे कम ये ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉलेज। पहले तो इंटेंशन ही था, दूसरी बात जानकारी थी, तीसरी बात क्या हो सकता है, फिर क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस था भाई, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा रेकलेसनेस, मतलब केयरलेसनेस हो गया एक तरीके से, ये केयरलेसनेस का भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्ड हो गया रेकलेसनेस। तो ये सारी जो है ये ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस तरीके से ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये डिग्री ऑफ मेंस रिया है। अब कोर्ट देखेगा कि भाई क्या था वहां पे, इंटेंशन था या नॉलेज था या रेकलेसनेस था, उस हिसाब से पनिशमेंट्स तय की जाएंगी। और उस और इंटेंशन को देखने के बाद जो अकम्पनीड एक्ट है उन सबको देखते हुए बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिसाइड किया जाता है कि लाइबिलिटी किस चीज की होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की या मर्डर की। क्योंकि हमने देखा कि कल्पेबल होमिसाइड की जब हम बात कर रहे हैं 100, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड, इसकी पनिशमेंट तो नहीं दे के रखी है, सिर्फ बताया है सेक्शन 100 की कल्पेबल होमिसाइड हम किसे कहेंगे। अब जब हम पनिशमेंट आगे देखेंगे तो वो बताता है उसने, जैसे मैंने जो कैटेगराइजेशन आपको बताया था कि भाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड, पहले हो गया मर्डर, दूसरा हो गया मतलब अमाउंटिंग टू मर्डर, दूसरा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इन दोनों के लिए, मर्डर के लिए और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, इन दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। जब कल्पेबल होमिसाइड होगा तब, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा तब, या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्या मतलब है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन मर्डर नहीं है वो, ठीक है, और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए अलग पनिशमेंट दी गई है। तो इन दोनों केसेस में हमें ये पता है कि चाहे वो मर्डर हो या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है, ठीक है। मर्डर की पनिशमेंट मिली मतलब वो ज्यादा सीवियर नेचर का हो गया, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड से ही वो सेकंड स्टेज पे जाके, वो क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेव नेचर का था, इंटेंसिटी बहुत सीवियर थी, वो इंटेंशन बहुत सीवियर था, इसलिए वो मर्डर हो गया। लेकिन जब इंटेंशन उतना सीवियर नेचर का नहीं है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या मतलब है, मर्डर मतलब मर्डर नहीं है, अब मर्डर नहीं है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, तो उसको पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की मिलेगी। देखिए इसके आते हैं, ये तो पांच हमने पहले देख लिया, ये पांच केसेस क्या हो गए, ये हो गए, बात करिए मेंस रिया की, ठीक है। अब क्या कह रहा था ऊपर, क्या कह रहा था कि एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, मतलब एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं उसके अलावा इन कंडीशंस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। तो ये केसेस जो है ये तो हमने पढ़ लिए, एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आते हैं इन एक्सेप्शंस पे, जो एक्सेप्ट इन द केसेस लिखा हुआ था पहले, इन एक्सेप्शंस के अलावा। तो अब हम एक्सेप्शंस पे आते हैं, ठीक है। देखिए, इवन इफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर आर मेट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहां तक तो समझ में आ गया भाई, चलो ठीक है, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर तक पहुंच गए अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल हुई, ठीक है। अब ये एक्सेप्शंस क्या कह रहा है कि ऐसा है कि अगर सारे एसेंशियल्स मर्डर के फुलफिल हो भी गए, सब कुछ फुलफिल हो गया, मतलब इंटेंशन, मेंस रिया, सब कुछ, मेन मेंस रिया ही है, ठीक है, मेंस रिया है अगर, मतलब एसेंशियल्स जो है वो फुलफिल हो गए मर्डर के, लेकिन फिर भी उसके एसेंशियल्स फुलफिल हो गए लेकिन फिर भी द चार्ज इज reduced back to culpable homicide not amounting to murder if one of these five exceptions applies। पांच एक्सेप्शन है,
तो ये क्या कह रहा है कि अगर इन 5 एक्सेप्शंस में आपका केस फॉल करता है, जो 5 सिनेरियोज आगे हम पढ़ेंगे, 5 एक्सेप्शंस, ये बात ये कह रहा है कि अगर इन 5 में फॉल कर गया, किसी की डेथ कॉज करना अगर इन 5 में फॉल कर गया, ठीक है, मतलब 5 एक्सेप्शन में फॉल कर गया, तो क्या हो जाएगा, किसकी पनिशमेंट मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की। मैंने कहा था कल्पेबल होमिसाइड है ये, तो हो जाएगा मर्डर 101, और ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये क्या हो गया, ये है एक्सेप्शंस टू 101। जो मर्डर हो गया वो कब, कल्पेबल होमिसाइड, देखिए 101 जो क्लॉज दिया हुआ है वो उसके दोनों पार्ट की बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड के दोनों पार्ट, दो कैटेगरीज में हमने इसे बांटा। पहला पार्ट जो है वो कह रहा था कि भाई ऐसा है मेंस रिया रहेगा, मर्डर कब बनेगा, वो पहला पार्ट ये बता दिया कि अच्छा, पहला पार्ट जो है उसने बता दिया ये जो चीज थी कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर कब बनेगा। दूसरा पार्ट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर, दूसरा पार्ट जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है, वो ये 5 एक्सेप्शंस हैं। मतलब क्या कि अगर वो मर्डर के एसेंशियल्स ही फुलफिल कर रहा है, फिर भी मर्डर के एसेंशियल्स फुलफिल करने का क्या मतलब है, मतलब इंटेंशन उस लेवल का है, ठीक है, फिर भी कुछ कंडीशंस दे रखे हैं, कुछ कंडीशंस अलग से निकाल के रखे हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखे हैं, अगर उसमें वो डेथ कॉज करना फॉल करता है, अगर उन कंडीशंस में फॉल कर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो है, ये तो हमें पता है कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही है, लेकिन क्योंकि वो मर्डर के एक्सेप्शंस में, मतलब वो मर्डर ही नहीं है, तो कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं है, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाएगा। मतलब ये दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो 101 में दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्कसेस विद द ऑफेंस ऑफ मर्डर व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, एंड देन द सेकंड पार्ट व्हिच डील्स विद द एक्सेप्शंस, वो हो जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का क्या मतलब हुआ, कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन ऐसे कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर नहीं है, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये जो 5 एक्सेप्शंस है वो इसमें फॉल करेंगे। पहला एक्सेप्शन, क्या क्या एक्सेप्शन है देखिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पहला एक्सेप्शन 1 जो है। दूसरा, एक्सीडिंग प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है हमें सबको पता है, उस लिमिट को एक्सीड कर जाना। तीसरा, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग पावर्स, अब पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने काम करते करते अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, उनकी भी लिमिट है, ठीक है, आप काम कर रहे हो, पब्लिक अथॉरिटी का काम कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस लिमिट को अगर आप एक्सीड कर गए, जो आपकी अथॉरिटी का की लिमिट है, उन पावर्स को एक्सीड कर गए तो भी। चौथा एक्सेप्शन है सडन फाइट, और फिफ्थ है लास्ट पार्ट करता है कंसेंट ऑफ द डिसीज, यानी कि जिस इंसान की डेथ हो गई उसका, उसके कंसेंट की बात की गई है कि अगर वो कंसेंट देता है, अगर वो कंसेंट देता है डेथ कॉज करने की, तो भी ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या कह रहा है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है क्या, ग्रेव मतलब बहुत एक्सट्रीम, ग्रेव का मतलब है जहां भी ग्रेव या ग्रेविटी टर्म जिसमें यूज करते होता है एक्सट्रीम, ठीक है, सीवियर बहुत। सडन मतलब अचानक, एकदम से, इंस्टेंटली, इंस्टेंट, सडन मतलब अचानक से, यही तो होता है। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का आई होप आप सबको मीनिंग अगर याद हो, हमने अबेटमेंट में बहुत पढ़ा था, इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन, एनकरेजमेंट, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। प्रोवोकेशन मतलब किसी को उकसाना, तो किसी को अचानक से बहुत ज्यादा उकसा दिया, अगर वो इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, यही मतलब वो ग्रेव, एक्सट्रीम, सडन, इंस्टेंट मतलब एकदम से, अचानक से। प्रोवोकेशन यानी उकसाना, तो किसी को अचानक से बहुत ज्यादा उकसा देना कुछ करने के लिए, ठीक है, वो इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। अब ये है क्या, देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा, यानी कल्पेबल होमिसाइड मतलब किसी की डेथ कॉज कर दी अगर, तो भी वो मर्डर नहीं होगा, किन कंडीशन में, इफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जिसने डेथ कॉज की है, once deprived of the power of self control, self deprived मतलब उससे छिन गया, वो उसका लॉस हो गया, वो खत्म हो गया,
ठीक है, अब खुद के कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम लोग बहुत जनरल भाषा में अपने आपे से बाहर आना कहते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, अपने आपे से बाहर हो रहा हूं, वो आपे से बाहर आ जाना मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहा है। जब whilst deprived of power of self control मतलब when losing self control by grave and sudden provocation, अगर कोई इंसान जो ऑफेंडर है उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके मतलब किसी के बहुत अचानक से उकसावे में आके, अगर क्या अपने किसी के उकसावे में आके अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, मतलब हमें पता है जैसे कोई हमें उकसा रहा है किसी बात के लिए, ठीक है, नहीं भाई वो तो तुम्हारा दुश्मन है, उसने हमेशा तुम्हारे लिए खराब किया है, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए, तुम्हारी जगह अगर मैं होता, कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो उसे सबक सिखा देता, ऐसे उकसाने में ले कि ये किसी ने उकसाया, ठीक है। अब अगर सामने वाला इंसान इससे भड़क जाता है बहुत ज्यादा, दो तरीके के लोग हो सकते हैं, सम पीपल विल कीप काम, कह ठीक है जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, उसे जो करना करे, मुझे क्या, मेरी मर्जी, ठीक है, एक ये रिस्पॉन्स हो सकता है। या दूसरा इन बातों को सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बहुत गुस्से में आ गए, तो अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर निकल गया, अपने खुद पे काबू नहीं रहा, खुद पे काबू, अगर बहुत ज्यादा उकसाने की वजह से जब आप अपने ऊपर काबू खो दो, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाए, और उस वजह से लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल बिकॉज ऑफ सडन ग्रेव प्रोवोकेशन के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हो, उस वजह से causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। अब उस उकसावे में आके, उस उकसाने में आके भाई आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा, और उस उकसाने में आके आपने क्या किया कि उस इंसान का गला पकड़ लिया, गला पकड़ के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करते करते धीरे धीरे उसका गला दबा दिया, ठीक है। या अपना गुस्सा निकालने के लिए आपने ऐसे शीशे की बोतल उठाई और जाके, आपको पता ही नहीं है, आप उसको आपने जाके किसी और के ऊपर, किसी और के सर पे फोड़ दिया गुस्से में, ठीक है। या तो आप प्रोवोकेशन में आने की वजह से, प्रोवोकेशन की वजह से आपका सेल्फ कंट्रोल खोया, सेल्फ कंट्रोल के लॉस की वजह से अब आपने उस इंसान पे जिसने आपको प्रोवोक किया या किसी और पे, टू द पर्सन हु प्रोवोक्ड और टू एनी अदर पर्सन, उसकी जान ले लो, अगर कॉज डेथ ऑफ द पर्सन हु कॉज्ड सच प्रोवोकेशन और टू एनी अदर पर्सन, तो उस केस में ये एक्सेप्शन 5 में, एक्सेप्शन 1 में फॉल कर जाएगा। एक्सेप्शन में फॉल करने का मतलब क्या है, जहां किसी की जान ली गई, ठीक है, जानबूझ के ली गई, आपने उसका गला दबाया तो भी जानबूझ के गला दबाया, गुस्से में आके गला दबाया, उसकी जान लेने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और दबाते गए गला जिससे उसकी जान चली गई, ठीक है। इंटेंशन जान लेने का था, इसीलिए उसका गला दबाया, सामने देख रहे हो कि वो इंसान मर रहा है, वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नहीं छोड़ा, ठीक है, और बहुत उकसाने की वजह से लेकिन वो हुआ, तो यहाँ पे किसी की डेथ कॉज की इंटेंशन है, डेथ कॉज हुआ, आपने उसी हिसाब से एक्ट भी किया था सब कुछ, तो मर्डर के देखा जाए तो एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, वजह क्या है यहाँ पे, आपका खुद पे से कंट्रोल चला गया था, क्योंकि बहुत उकसावे में आ गए थे आप, बहुत आपको किसी ने इतना भड़का दिया था कि उस उकसावे में आप गुस्से में आ गए थे बहुत ज्यादा, तो लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से जब हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पहला एक्सेप्शन यही, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोवोकेशन, मतलब किसी के उकसाने की वजह से, किसी के बहुत उकसाने की वजह से, ग्रेव एंड ग्रेव कह रहा है बहुत ज्यादा, किसी के बहुत ज्यादा उकसाने की वजह से जब आपका खुद, जब किसी इंसान का खुद पे से कंट्रोल खत्म हो जाए, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे से काबू खत्म हो जाए, खुद पे से कंट्रोल खत्म हो जाए, जब तो खुद पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो क्या मतलब है, इतना गुस्सा है, जैसे लोग कहते हैं अक्सर कि गुस्से में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कर देता हूँ, या लोग सामने वाले को गुस्से में तुझे समझ ही नहीं होता कि तू क्या क्या बोल देता है या तू क्या कर देता है, तो जब गुस्से की वजह से आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाए, जब इतना ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, या आपको मान लीजिए कि देयर इज दिस कपल, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, किसी तीसरे इंसान ने आपकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ उल्टी उल्टी फुल्टी बातें कही, उस इंसान के वाइफ के बारे में कुछ बहुत बुरी बुरी भली बुरी बातें कही, जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और उस उकसावे में आके क्योंकि उस इंसान ने वैसा कुछ कहा,
उस उकसावे में आके आपने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसका गला दबाने की कोशिश की, उसकी जान ले ली, या गुस्से में आपने अपनी वाइफ की जान लेने की कोशिश की, तो ये सब जो है ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ जाएगा, क्योंकि आप लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से जो भी एक्ट हुआ, आपने किसी की जान ली, वो भी इंटेंशनली ली, इंटेंशनली था मारने का उसको किया, लेकिन क्यों? क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो चुके थे, आपके ऊपर खुद का कंट्रोल ही नहीं था, अब आप समझ नहीं पा रहे थे अपने गुस्से की वजह से कि भाई क्या कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझ में आ रहे थे, तो ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा और ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। लेकिन यहां पे इस एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब हमने जनरल रूल पढ़ा, जनरल रूल क्या है, भाई कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होगा, ठीक है। अब दिया ये इसके एक्सेप्शन हो गए कि अच्छा एक्सेप्शन मतलब क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, यही। अब एक्सेप्शन वन जो दिया है कि कल्पेबल होमिसाइड तब मर्डर नहीं होगा जब अगर किसी की डेथ कॉज की गई है लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्शन आया यहाँ पे डेथ को हम क्या कहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर के लिए लाइबिलिटी होगी, लेकिन इस एक्सेप्शन यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के ये जो एक्सेप्शन है इसके भी कुछ जनरल कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ, जनरल रूल हो गया, ये जो जनरल रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है, जनरल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जनरल के एक्सेप्शन का क्या मतलब है, एक्सेप्शन मतलब ये होता है कि एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब जनरल सिनेरियो में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यही होता है ना एक्सेप्शन का मतलब, कुछ अलग स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसपे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इस एक्सेप्शन के भी एक्सेप्शन अगर हो जाए कि भाई सुनो ऐसा, इस एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन भी इन कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एक्सेप्शन के एक्सेप्शन अगर कुछ होंगे तो ये जनरल रूल ही तो हो जाएगा। सिंपल मैथ्स, जैसे हम वो पढ़ते थे, इफ a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b, ये हम सबने छोटे में पढ़ा है मैथ्स में। वही कह रहा है अगर जनरल एक्सेप्शंस के कुछ जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं और फिर एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन जो है वो जनरल रूल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या रहा है, मतलब इन एक्सेप्शन के एक्सेप्शन क्या है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, मतलब प्रोवोकेशन यानी जो उकसाना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। आपने खुद जानबूझ के, क्योंकि आपको अपने दोस्त से गुस्सा था, ठीक है, आपको अपने दोस्त से गुस्सा था, आपको रीजन चाहिए था, तो आपने क्या किया, आपने जानबूझ के झगड़ा शुरू किया, आपने क्या किया कि उसे उसे ऐसा, आपने सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन था, आपने कुछ कुछ ऐसा बोलना शुरू किया जिससे कि वो इंसान भी आपकी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करे, आपने थोड़ा बहुत कुछ कुछ उसे बोलना शुरू किया, फिर उसने आपकी वाइफ के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें कही, बहुत कुछ भला बुरा कहा। अब आपको ये बहाना मिल गया कि क्योंकि उसने ऐसा ऐसा कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने प्रोवोकेशन में आके कर दिया है, नहीं। अगर सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन है, मतलब जानबूझ के किसी की जान लेने के लिए, किसी की डेथ कॉज करने के लिए, अगर सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का क्या मतलब है, उकसाना सामने से आएगा, मतलब मुझे किसी ने बहुत भला बुरा कहा पर सामने वाले ने कहा, तो प्रोवोकेशन, उकसावा हमेशा सामने से होना चाहिए। अगर आपको किसी इंसान से बदला लेना है, उसकी जान लेनी है, इसलिए वो कॉज करने के लिए जानबूझ के आपने खुद ऐसा किया, कुछ ऐसी बातें कही जिससे वो इंसान गुस्से में आके भड़क के बहुत कुछ आपको बोलने लग जाए, फिर आप क्या करो कि उस बहाने से कि उसने ऐसा कहा मुझे, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरी फैमिली को ऐसा कहा, उसने मेरी वाइफ को ऐसा कहा, इस 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 पूरे प्रोवोकेशन का फायदा उठा के, उसके गुस्से का फायदा उठा के आप उसकी जान ले लो। तो जहां पे अगर वॉलंटरीली कॉज्ड प्रोवोकेशन है या सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन है, वॉलंटरीली प्रोवोक यानी पहला क्या हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन, सेल्फ इंड्यूस्ड या वॉल्यूंटरी प्रोवोकेशन, मतलब खुद से या तो शुरुआत करी है उकसाने की, किस इंटेंशन से, इंटेंशन देखिए बहुत क्लियरली लिखा है, इंटेंशन क्या है, एक बहाना, उसकी जान लेने के लिए, या उसे उसे या किसी भी और इंसान को हार्म पहुंचाने के लिए या उसकी डेथ कॉज करने के लिए आपको एक बहाना चाहिए था, तो आपने क्या किया, आपको लगा कि ये बहुत सही मौका है और आपने
धीरे धीरे कुछ कुछ उकसाना शुरू किया, ताकि आप कुछ बोलोगे और आपको उसका नेचर पता है, वो इंसान चार बातें बोलेगा गुस्से में आके तुरंत भड़क के, तो आपने उसके इस नेचर का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आपको उससे बदला लेना था, आपने उसी ऐसे हर्टफुल बातें बोली कि वो भड़क के बहुत कुछ बोलने लगा, और आपने उसके इस प्रोवोकेशन, इस गुस्से का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आपको वही चाहिए था कि ये गुस्सा आ जाए, और आप इस गुस्से का फायदा उठाते हुए इस बहाने से उसकी डेथ कॉज कर दो। तो अगर सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन है या वॉल्यूंटेरिली कॉज प्रोवोकेशन, तो एप्लीकेबल नहीं होगा ये एक्सेप्शन। कौन सा सेल्फ एंड मतलब, तब ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि उस केस में लाइबिलिटी मर्डर की होगी। वही मैं कह रही थी कि जनरल रूल का एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब इस एक्सेप्शन में क्या है कि लाइबिलिटी नहीं है, कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जा रहा है। यही तो हमने पढ़ा था कि भाई जनरल रूल क्या है कि मर्डर कब होगा, एक्सेप्शन क्या है कि मर्डर कब नहीं होगा। अब इस एक्सेप्शन के जब हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जब नहीं होगा, मतलब क्या है, वो मर्डर हो जाएगा। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस टू यू एंड आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, कि अगर जनरल रूल ये है कि भाई ये करना मर्डर है, और एक्सेप्शन दे दिया कि इस कंडीशन में करा अगर आपने, तो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट, मतलब लाइबिलिटी फिर भी बन रही है। देखिए एक्सेप्शन में क्या था, जब हम एक जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, जब हमने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे, वहां पे लाइबिलिटी ऑलमोस्ट हर सेक्शंस में कंप्लीटली खत्म कर दी गई है, वहां पे लाइबिलिटी नहीं होती है। कुछ सिनेरियोज को ऐसा दिया गया है, जबकि भाई उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वहां पे लाइबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई। जैसे मैंने बताया था, कल्पेबिलिटी जो होती है दो तरीके की, होमिसाइड कल्पेबल और नॉन कल्पेबल। तो नॉन कल्पेबल वाला वहां चला गया जो एक्सेप्शन में है, मतलब वहां लाइबिलिटी बन ही नहीं रही है, करेक्ट। पर यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी बनी तो बन रही है, पर कम बन रही है, कल्पेबिलिटी है। भाई किसी की जान तो ले ली ना आपने, अब इसमें खत्म कैसे करो, वो भी जानबूझ के, ऐसा नहीं कि गलती से हो गई, जैसे हमने एक्सीडेंट में पढ़ा था कि आप चाहते नहीं थे और सब कुछ गुड फेथ में आके, मतलब आप स्पीड लिमिट सही थी, सब कुछ सही थी, पर जान चली गई, गलती से हो गई, क्योंकि वो बीच में आ गया। यहाँ पे क्या है, आप जान लेने की ही कोशिश कर रहे हो, तो हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, लाइबिलिटी से फ्री तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाइबिलिटी कम कर दी गई है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने गुस्से में आके, आपको इतना उकसा दिया गया, इतना भड़का दिया गया कि आपने गुस्से में आके ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो गई, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। अब जब हम इसके एक्सेप्शन पे जाते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम्हें क्योंकि जान लेना था, तुमने बहाना बनाया, मतलब उस प्रोवोकेशन का फायदा उठाते हुए उसे एक बहाना बनाया जान लेने के लिए, तो यहाँ पे हम आपके प्रोवोकेशन को जेन्युइन नहीं मान रहे हैं। लॉ ने कहा कि भाई आप जो हो इसका फायदा उठा रहे हो और हम ये अलाउ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी। ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं आएगा, बल्कि ये मर्डर में आएगा, यहाँ पे मर्डर के लिए लाइबिलिटी बनेगी। दूसरा एक्सेप्शन क्या कह रहा है, given by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the power of such public servant। ऐसा है कि पब्लिक सर्वेंट जो है अपना काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपना जो उन्हें करना चाहिए और अपनी लिमिट्स में रहकर, सब कुछ जितना उनकी अथॉरिटी है उसमें अपना वो काम कर रहा है। अब आप बोलो कि आपको उसकी वजह से, उनके काम की वजह से गुस्सा आ गया और कुछ कर दिया आपने, तो वहां भी नहीं, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां भी मर्डर काउंट किया जाएगा, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। देखिए इसकी लिमिट क्या है, वही लिखा है, ये एक्सेप्शन मतलब क्या, लिमिट, नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड, पहला जो हमने देखा, या अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, दूसरा जो देखा। ठीक है। लिमिट का क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर मर्डर, यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं, बल्कि मर्डर के लिए लाइबिलिटी होगी। और तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज करते हुए, हमें पता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम सबने पढ़ा है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कोई एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसका भी बहाना नहीं ले सकते कि भाई क्या है, गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल,
कि लॉ आपके उस प्राइवेट डिफेंस के, और लॉफुल एक्सरसाइज मतलब उसकी जितनी लिमिट है वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। हमने पढ़ा है कि भाई कब वो जान लेने तक की लिमिट है, कब जान लेने की लिमिट नहीं है, कब कितना क्या कर सकते हैं, कब शुरू होगा कब खत्म होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है प्राइवेट डिफेंस केस में। अब इसका थर्ड एक्सेप्शन ये कह रहा है, थर्ड लिमिट ये कह रही है कि भाई अगर कोई अपना लॉफुल राइट टू प्राइवेट डिफेंस लॉफुल तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी वजह से आप बोलो प्रोवोकेशन हो गया, तो वहां पे भी क्योंकि वो लॉफुल एक्सरसाइज है, द पॉइंट द फोकस इज ऑन लॉफुल एक्सरसाइज, यही अगर अनलॉफुल हो जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे कि वो एक्सीड कर जाती है जब लिमिट, जैसा आप देख सकते हैं सेकंड एक्सेप्शन एक्सीडिंग प्राइवेट डिफेंस, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो जब ये एक्सीड कर जाएगा तो ये तब किस में आ जाएगा, ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी लॉफुल एक्सरसाइज से, प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज से अगर आप बोलो कि भाई ऐसा है कि उस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, उसकी प्राइवेट डिफेंस की वजह से उसने मुझ पर अटैक नहीं किया होता तो मैं भी नहीं किया होता, वो कैसे नहीं करता, आपने पहले उस पर किया था, तो यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा। अब ऐसा है, ये जो तीन हमने एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस देखे, ये तो हमें समझ में आया कि एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस मतलब जनरल रूल हो गया। अब जनरल रूल क्या है, यानी लाइबिलिटी किसकी होगी, यहाँ पे मर्डर की लाइबिलिटी आएगी, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन यानी जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है वहां नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के जो तीन लिमिट्स है वहां पे लाइबिलिटी मर्डर की आएगी। अब हम आगे देखेंगे कि ये तीन जो चीजें दी हुई हैं, पहला तो जो ए था वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से ही रिलेटेड था, ठीक है, कि आपका सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। बाकी जो दो है, जो सेकंड बात करता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने लॉफुल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा हो, मतलब लॉफुली अपनी ड्यूटी को अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा हो, और थर्ड क्या था, थर्ड था कि भाई अगर प्रोवोकेशन आप बोलो कि मुझे किसी पर्सन के प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज से प्रोवोकेशन कॉज हुई है तो वो भी नहीं। ये दो जो लिमिट्स हैं इस एक्सेप्शन के, ये दोनों हम अलग से भी पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक करके एक एक एक्सेप्शन में फर्दर, ठीक है। ये हो गया पहला पहला एक्सेप्शन, ठीक है, जिसके तीन लिमिट्स। अब आते हैं एक्सेप्शन टू पे, देखिए एक्सेप्शन टू क्या कह रहा है, एक्सीडिंग प्राइवेट डिफेंस। अभी हमने पढ़ा कि अगर लॉफुल एक्सरसाइज है प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज को कोई प्रोवोकेशन कहे, तो उसके लिए भाई कि उसके उकसावे में आके, क्योंकि उसने ऐसा किया उस उकसावे में आके मैंने ये कर दिया तो नहीं, तो वहां पे लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन यहां क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है एक्टिंग इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट सेल्फ प्रॉपर्टी। अगर गुड फेथ में आके, जहां जरूरी था, कोई प्री मेडिटेशन नहीं, मतलब पहले से प्लानिंग नहीं थी, पर जरूरी था वो करना, प्राइवेट डिफेंस की जो लिमिट है उसको एक्सीड करना जरूरी था वहां, इसलिए किया, अगर वो जरूरी था तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा, यानी इसकी भी लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगी। He is exercising such right of private defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense exceeds the power given to him and causes the death of such person। हमने प्राइवेट डिफेंस में पढ़ा था कि भाई कुछ केसेस है जहां पे कि राइट्स को एक्सरसाइज करना अलाउड है, लेकिन उसके अलावा, एक्सक्यूज मी, के अलावा अलाउड नहीं है, ठीक है, उसके अलावा अलाउड नहीं है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर लॉफुल तरीके से, मतलब वहां पे जरूरत थी एक्सीड करने की इसलिए आपने एक्सीड कर दिया है, तो वहां पे और किसी की डेथ कॉज कर दी, आपके राइट्स एक्सीड करने की वजह से किसी की डेथ कॉज हो गई, तो वहां पे भी ये मर्डर नहीं बल्कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में काउंट होगा, ठीक है। तीसरा, थर्ड एक्सेप्शन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड एक्सेप्शन कह रहा है जो हमने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का पॉइंट बी पढ़ा था, उसके लिमिट्स का पॉइंट बी, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग पावर्स, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट अगर अपने पावर्स एक्सीड कर जाते हैं तो वहां पे क्या दिया था, आप उसको भाई अगर उस वजह से कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको कि मुझे उस वजह से बहुत गुस्सा आ गया,
ठीक है, प्रोवोकेशन हो गया और आपने कुछ ऑफेंस कमिट कर दिया, किसी की डेथ कॉज कर दी वहां पे, चाहे उस पब्लिक सर्वेंट की या किसी की डेथ कॉज कर दी। आप उसको मानो कि नहीं भाई, क्योंकि उस पर्सन के उकसाव में आके उसको आपको अरेस्ट करने आया, अगर ठीक है वो उसका राइट है, पुलिस ऑफिसर का राइट है अरेस्ट करना, आप उनके पास वारंट है, अगर आप गलत हो तो उनके पास अरेस्ट वारंट है, उनका राइट है अरेस्ट करना, उनकी ड्यूटी है ये, ठीक है, उनकी ड्यूटी है अरेस्ट करके लेके जाना। अब क्योंकि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहे थे और आप ऐसा बोलो कि मुझे उस वजह से गुस्सा आ गया, वो मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनके पास अरेस्ट वारंट था, सब कुछ था, वहां पे आप लाइबिलिटी से बच नहीं सकते कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उन पर पत्थर चला दिया जिससे उनकी जान चली गई, ये नहीं हो सकता। तो वही कह रहा था, वहां पे एक्सेप्शन बी जो दिया हुआ था कि भाई आप अगर लॉफुल एक्सरसाइज से, ड्यूटीज के लॉफुल एक्सरसाइज से अगर आप उसको एज एन एक्सक्यूज यूज करते हो प्रोवोकेशन का, तो वहां पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर लॉफुली मतलब गुड फेथ में अगर पब्लिक सर्वेंट किसी को किल कर देते हैं वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज, मस्ट बी इन गुड फेथ। यहाँ पे देखिए ये चीज है कि लेकिन वो चीज गुड फेथ जानबूझ के नहीं, ये नहीं कि आपको बदला लेना था इसलिए जानबूझ के एक्सरसाइज कर दिया, नहीं, गुड फेथ में आपने किया क्योंकि वो करना जरूरी था आपकी ड्यूटी के लिए, बिलीविंग दैट द एक्ट वाज लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर जस्टिस, आपको ये लगा कि आपका ये करना जरूरी है इसलिए आपने किया, और वो करते हुए अगर अपना पावर एक्सीड कर गए आप तो वहां पे, और पावर एक्सीड करके किसी की डेथ कॉज कर दी, तो वहां पे भी लाइबिलिटी मर्डर की नहीं बल्कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बनेगी, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, सडन फाइट। सडन फाइट में क्या है, मतलब हीट ऑफ पैशन, जैसे आपने कई बार सुना हो कि रोड पे दो गाड़ियां भिड़ गई और लोग खड़े होकर लड़ने लगे, ठीक है। अब वो लड़ाई में उनका आपस में पहले से तो कोई प्लानिंग थी नहीं, दोनों स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं है, उनकी गाड़ी हल्की सी लड़ी एक दूसरे से इसलिए वो वहां पे खड़े होकर लड़ने लगे, और धीरे धीरे वो लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई, इतनी ज्यादा कि दोनों एक दूसरे, एक पार्टी ने उठा के एक बड़ा सा पत्थर जो बगल में था उससे दूसरे के सर पे दे मारा, जिससे बहुत ब्लीडिंग हुई, एक्सेसिव ब्लीडिंग, और सामने वाले की जान चली गई, ठीक है। अब यहां क्या हुआ था, दोनों पार्टी ने गुस्से में जाके, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे से सडन फाइट अचानक से लड़ने लगे, एकदम से लड़ने लगे, यहाँ पे उकसाने वाला पॉइंट नहीं है। देखिए इसके पहले जब हमने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में पढ़ा था, वहां भी क्या था, आपने गुस्से में आके कुछ किया, गुस्से में ही था वहां पे भी, ठीक है, गुस्से में आके कुछ किया जिससे डेथ कॉज हो गई। लेकिन ये क्या करे, वहां पे क्या था, वहां पे फैक्टर क्या था, प्रोवोकेशन, उकसाया गया आपको, वन साइडेड इंस्टिगेशन था, जैसे आप बैठे हुए हो और आप मान लीजिए किसी ड्रंक कर रखे, आपने ड्रंक कर रखी है, ठीक है। अब क्योंकि उसका फायदा उठाते हुए सामने वाले को, आपके दोस्त को पता है उसे किसी से बदला निकालना है, जो कि आप दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे उसका उसका झगड़ा हो गया था, उसे रिवेंज चाहिए, उसने आपकी इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए, नोइंग कि आप जब थोड़ी सी भी इंटॉक्सिकेटेड होते हो तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यू रिएक्ट वेरी एग्रेसिवली ऑन एवरीथिंग, राइट। इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए उसने आपको उस दोस्त के खिलाफ बहुत भड़काया, बिकॉज ऑफ विच यू वेंट एंड यू had a fight and you caused the death of that person with the intention of causing death, right, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रोवोकेशन नहीं है, यहाँ पे बस दो पार्टीज आपस में लड़ने लगी और लड़ते लड़ते वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान ले ली। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटी सी बात पे लड़ाइयां हो जाती हैं, या कई बार दो गांव के लोग आपस में किसी बात पे लड़ने लग जाते हैं, तो अगर सडन फाइट में, अचानक से लड़ाई में, हीट ऑफ मोमेंट जो होता है उसमें, जैसे दो लड़ाई हुई, ठीक है, अब कार को ही लेके मान लीजिए कि दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई, थोड़ा सा स्क्रैच आया, वहां पे लड़ाई हुई, पहले एक दूसरे को गाली गलौज पे लड़ाई होती तो बात बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, गाली बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के दोनों पार्टीज लड़ने लगे, लड़ते लड़ते एक ने बंदूक निकाला, गुस्से में आके उसे गोली मार दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हीट ऑफ मोमेंट में हो गया, प्री मेडिटेटेड कोई प्लानिंग नहीं थी, देखिए नो नो प्री मेडिटेशन, नो अनफेयर एडवांटेज टेकन एंड नो क्रूअल अनयूजुअल मेथड्स यूज। ऐसा है कि भाई आपको कोई फायदा उससे नहीं होता, आपको उसकी जान लेके कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन गुस्से में आके, क्योंकि उसने इतनी बहस की, आप दोनों के बीच इतनी बहस हुई, इतनी लड़ाई हुई कि आप गुस्से में आके, आपके पास गन था, आपने उससे बस गन निकाला और गोली चला दी जिससे उसकी जान चली गई। तो कोई प्रोवोकेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब जब सडन फाइट की वजह से किसी की जान चली जाए तो वो भी यहाँ पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वारल, ठीक है, एक अचानक सी लड़ाई हो गई। और फिफ्थ क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड
being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of death with his own consent, अगर अपनी मर्जी से, अगर अपने कंसेंट से वो भाई अपने जो 18 साल से ज्यादा का इंसान है उसकी डेथ होती है, किस वजह से वो कोई ऐसा रिस्क बेयर करने के लिए कंसेंट करता है जिससे उसकी जान चली जाती है, तो वहां पे भी इसके लिए लाइबिलिटी क्या होगी, मर्डर नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, अ सुसाइड पैक्ट वेयर वन पर्सन सर्वाइव्स और मर्सी किलिंग रिक्वेस्ट बाय अ कॉम्पिटेंट एडल्ट, जब मर्सी किलिंग के लिए अगर कहा जाए, ठीक है, कि भाई किसी की जान लेने के लिए, कि भाई अगर विक्टिम ने खुद सामने से कंसेंट कर दिया है कि नहीं ठीक है अब मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो अगर 18 साल से ज्यादा कोई भी इंसान वॉल्यूंटरली कंसेंट करता है अपनी डेथ के लिए, जानते हुए कि रिस्क क्या है, टू द रिस्क और टू द डेथ इटसेल्फ, रिस्क बेयर करने के लिए, या तो कि ठीक है भाई रिस्क तो है लेकिन फिर भी चलेगा मुझे, और या फिर दूसरी कि नहीं मुझे अब नहीं जीना है, मुझे अपनी लाइफ खत्म करनी है, तो ये सारी चीजें, या मेरी लाइफ खत्म कर दो, ऐसी कोई भी चीज, तो ये कंसेंट अगर है, मतलब कोई भी अडल्ट अगर कंसेंट देता है तो वहां भी मर्डर का क्लॉज नहीं आएगा, मतलब मर्डर की लाइबिलिटी नहीं आएगी। सो विद दिस हमने मर्डर का जो चैप्टर का जो ऑफेंस है वो कवर कर लिया। हमने देखा क्या देखा कि भाई मर्डर के लिए कल्पेबल होमिसाइड ही है जो बाद में मर्डर बन गया, डेफिनेशन से भी हमें वही पता चला और अब तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग से हमने वही समझा है, हर तरीके से हमने डायग्रामेटिकली समझा और फिर फ्लो चार्ट से हर तरीके से कि भाई ऐसा है कि कल्पेबल होमिसाइड ही है जो मर्डर बन जाता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बनेगा, जब इंटेंशन उतना हो, ठीक है, इंटेंशन यहाँ मैटर करता है। तो कल्पेबल होमिसाइड दो तरीके का हो गया, मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इन दोनों की बात की गई है 101 में। द फर्स्ट पार्ट जिसमें एबीसीडी चार क्लॉज दे रखे हैं वो बात करता है वो चार केसेस की, क्या चार केसेस जिसमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, ठीक है। उसके बाद के पांच एक्सेप्शंस जो है वो ऐसी बात करता है, बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, वो पांच एक्सेप्शंस बताता है। सो कल्पेबल होमिसाइड तो हर बार कोई भी एक्ट ऐसा, कोई भी ऑफेंस ऐसा जिसमें डेलिबरेटली जान लेने की कोशिश की गई है, वो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कल्पेबल मतलब लाइबल, होमिसाइड मतलब किलिंग, तो जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश की तो कहीं पे भी वो मर्डर है नहीं, वो सेकेंडरी हो जाता है, पर कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आई होप यू ऑल रिमेंबर, ये चीज हमने पढ़ी थी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वैसा बिल्कुल वैसा ही है, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड से ही आगे दो कैटेगरी हो गई है, तो मर्डर तो एसेंशियली कल्पेबल होमिसाइड होगा ही, वो ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, उसी का एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये पूरा 101 में कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। अब हम इस चार्ट से, हालांकि हमने काफी कुछ समझ लिया है, पर हम एक डिस्टिंक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 100, ये हो गया 101 और सेक्शन 100 के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि उसके चार क्लॉजेस है मर्डर के, ठीक है, जिसमें नॉलेज और इंटेंशन सबकी बात की गई है, इंटेंशन और नॉलेज सबकी बात की गई है, लेकिन उसमें इंटेंशन जो है वो क्या है, उसकी डिग्री ज्यादा है, डिग्री ऑफ इंटेंशन हायर होगा उसमें, ठीक है, डिग्री ऑफ इंटेंशन हायर, और रिस्क फैक्टर जो है वो भी ज्यादा होगा इन केस ऑफ मर्डर यानी 101 में, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में रिलेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं से लिखें, डिग्री ऑफ इंटेंशन हाई एंड रिस्क फैक्टर भी हाई, और ये बिल्कुल अनलाइक 101, बिल्कुल 101 तो उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसमें इंटेंशन दूसरा, डायरेक्ट इंटेंशन टू कॉज डेथ, डेथ कॉज करने की ही इंटेंशन है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या, मे और मे नॉट हैव द डायरेक्ट इंटेंशन टू कॉज डेथ, कैसे, मे तो हमें पता है, ठीक है, मे नॉट कैसे कह रहा है, मे नॉट के लिए इफ यू ऑल रिमेंबर हमने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा था कि जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा है कि नॉलेज है कि एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन डेथ कॉज करना चाहते नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन 101 में तो था, 101 में जहां हमने एक्ट की भी बात की, देखिए
वहां पे क्या लिखा था डी में, कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज और इंकरिंग द रिस्क ऑफ नोइंग, सब कुछ जानते हुए भी आपने वो किया। वहां पे क्या है भाई, इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, लेकिन जानकारी है, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्म, डिग्री ऑफ हार्म कितना है, इंजरी इतनी कि भाई डेथ कॉज हो जाएगा, तो डेथ कॉज करना ही, अगर हार्म की बात किया तो डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन है। डेथ की टर्म्स में बात करें तो डायरेक्ट इंटेंशन है, वहां पे हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर हार्म की बात की जाए तो यहाँ पे इतना सफिशियंट है जिससे कि डेथ कॉज हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं चाहे के लिए, लेट मी, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं रिस्क फैक्टर हाई, और इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नॉलेज की बात की गई है, नॉलेज, नॉलेज द एक्ट विल कॉज डेथ, जानकारी है कि भाई डेथ कॉज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी नॉलेज इसमें भी है, ठीक है। आईपीसी में सेक्शन 302 में मर्डर था, और कल्पेबल होमिसाइड 299 में था, और इसकी पनिशमेंट 304 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट की बात करती थी, और ये 300 एंड 302 में था, 300 में डेफिनेशन थी, 302 में पनिशमेंट। और पनिशमेंट जो है इसकी क्या है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, लाइफ और फाइन। ये डिस्टिंक्शन है, ये डिस्टिंक्शन कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि दोनों के बीच का क्या डिस्टिंक्शन है। अब आते हैं केसेस पे, हालांकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं, और आप श्योर बहुत सारे केसेस तो आप सबने सुन रखे होंगे। जैसे एक तो बहुत ही फेमस केस है, बहुत फेमस केस है, के एम नानावती का केस था, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो, जिसमें रुस्तम मूवी बनी हुई थी। तो एक वो है, खैर इसके अलावा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, इस केस में क्या हुआ दैट, कहा कोर्ट ने कहा दैट इफ एनी ऑफ द फोर कंडीशन सेक्शन 101 आर मेट, इट इज मर्डर, ठीक है, चारों में से कोई भी होती है। इफ एन एक्सेप्शन अप्लाइज इट इज डाउनग्रेडेड, डाउनग्रेडेड का क्या मतलब है, उसे मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाता है। अगर चार कंडीशन ऊपर वाली फुलफिल हो गई तब तो मर्डर है, लेकिन कोई भी एक्सेप्शन आ गया तो डाउनग्रेड करके उससे मतलब कल्पेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कल्पेबिलिटी एज इन लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, मर्डर से किस पे चला आया, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे आ गया। दूसरा, अरुण निवांजी मोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि नॉलेज की बात की, knowledge is not just a remote possibility, it must be a high degree of certainty। भाई जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जानकारी है कि उससे डेथ कॉज हो जाएगी, या जानकारी है कि कितना सफिशिएंट है, तो कैसे नॉलेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि सर्टेनिटी, कि हाँ जो ऑफेंस जो एक्ट हो रहा है उससे जान जा सकती है, किसी की जाएगी, किसी की, किसी ना किसी की तो जाएगी, कौन क्या किसकी नहीं पता, पर एक्ट ही ऐसा है कि जाएगी। थर्ड, कट्टा सुरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिस केस में प्राइवेट डिफेंस, जो हमने डिफेंस जो एक्सेप्शन पढ़ा उससे रिलेटेड बात की थी, क्लैरिफाइड प्राइवेट डिफेंस, और कहा इफ द थ्रेट हैज एंडेड, right to defense ends, you cannot claim exceeding the right if the right has no longer existed। जब राइट खत्म हो गया है, हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को हम पढ़ रहे थे, राइट कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो अगर राइट खत्म हो चुका है, मतलब कोई ऐसा एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, कोई फेयर नहीं है आपका, तो जब अगर राइट ही खत्म हो चुका है तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड किया गया है ये नहीं कह सकते, ये क्लेम ही नहीं कर सकता। भाई जब राइट यही है तो कैसे कह रहे हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है व्हिच इज नॉट गिवन हियर, व्हिच इज केएम नानावती केस। केएम नानावती केस जो है वो रिलेट कर रहा था किस चीज से, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का जो एग्जांपल का जो एक्सेप्शन है उससे रिलेट करता था। वेरी इंपॉर्टेंट केस ना। अब आते हैं 102 पे। 102 क्या कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ये क्या कहता है भाई, कल्पेबल होमिसाइड ऐसे इंसान का जिसकी डेथ कॉज करने की कोशिश, मतलब डेथ कॉज करने की कोशिश नहीं की गई, किसी और की डेथ कॉज करने की कोशिश थी लेकिन हो किसी और की डेथ गई, मतलब मारना किसी और को था पर मर कोई और गया। ये सेक्शन 301 आईपीसी का
सेक्शन 301 जो है वो यही देता था, जिसका नाम देखिए इतना लंबा चौड़ा नाम है, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, मतलब इंटेंडेड किसी और का था पर कॉज किसी और का हो गया, तब की बात कर रहा है। अब ये जो सेक्शन है जो बात करता है, इसे हम एक डॉक्ट्रिन कहते हैं, और उस डॉक्ट्रिन का नाम है ट्रांसफर्ड मेलिस, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलिस या ट्रांसफर ऑफ मेलिस। मेलिस मतलब हम गुड फेथ और बैड फेथ की बात करते हैं, राइट। मेलाफाइड, मेलाफाइड क्या होता है? मेलाफाइड मतलब बैड इंटेंशंस, मेलाफाइड मतलब क्या होता है? बैड इंटेंशन, यही तो होता है, बैड फेथ बैड इंटेंशन। तो मैलिस जो है वो इसी की बात करता है, बैड फेथ की बात करता है कि भाई डेथ किसी बैड इंटेंशन, डेथ किसी और की कॉज करनी थी, वो किसी और की गई, ये सारा इस सेक्शन के अंदर कवर हो गया, यानी सेक्शन 102 के अंदर कवर हो जाता है। This section addresses scenarios where the perpetrator aims for person A but accidentally kills B. मारना किसी और को था पर मर कोई और गया। अब होता क्या है यहाँ पे? The law transfers the criminal intent from the intended victim to the actual victim. इस केस में the culprit is held liable for the same offense they would have committed they had hit their original target। मतलब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए जैसे हमने देखा मारना ए को था पर गलती से विक्टिम बी हो गया, मतलब मर भी गया, ठीक है। अब लॉ क्या मानेगा? क्योंकि हम इस पार्ट में देख रहे हैं पनिशेबल क्या है? मेंस रिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? मेंस रिया यानी इंटेंशन, पनिशेबल मेंस रिया है। तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि ऐसा है कि ठीक है माना कि आपको बी को मारने का इंटेंशन नहीं था, करेक्ट, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन ए को मारने का तो ए को मारने की तो थी, ए को तो मारना था, तो आपका निशाना चूक गया, जिसको मारना था उसकी जगह कोई और मरा, पर कोई तो मरा, इंटेंशन तो था मारने का, इंटेंशन था, डेथ भी हुई, सिर्फ निशाना चूक गया, मतलब किसी और को मारना था, इंसान बदल गया, किसी और को मारना था, कोई और मर गया। तो लॉ ये कहता है कि भैया अब चाहे इसको मारो चाहे इसको, इसकी मारना आपको इसको था लेकिन मर ये गया, तो चाहे आपका निशाना गलत इंसान पे लगा और उसकी डेथ कॉज हो गई, लेकिन फिर भी आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आपको आपका इंटेंशन इसी को मारने का हो, मतलब इंटेंशन बी को मारने के लिए था, ठीक है, इंटेंशन बी को था लेकिन डेथ कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? एक्ट क्या हो गया? डेथ ए की कॉज हो गई। तो सेक्शन 102 कहता है कि हम ये मान के चलेंगे कि आपका इंटेंशन, आपकी पनिशमेंट बिल्कुल वैसी होगी, मतलब वैसे ही मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन लेंगे बेस्ड अपॉन द इंटेंशन द ग्रेविटी, कि जैसे आपका इंटेंशन ए को ही मारने का था। इफ अ पर्सन, देखिए सेक्शन की लैंग्वेज, इफ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग, कोई एक इंसान अगर कुछ करके which he intends or knows to be likely to cause death, commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause। अगर कोई इंसान किसी की डेथ कॉज कर देता है जिसका ना तो मारने का इंटेंशन था ना ही नॉलेज थी कि वो मर जाएगा, इंटेंशन भी नहीं नॉलेज भी नहीं, दोनों कॉज थी, दोनों ही नहीं, दोनों एब्सेंट थी। The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he has intended or knew himself to be likely to cause। मतलब ये कि भाई लेकिन किसी की तो जान गई है, माना कि आपको बी को मारने के लिए ना ही इंटेंशन ना ही नॉलेज, दोनों एब्सेंट है, मेंसरिया ए के लिए एब्सेंट है लेकिन मेंसरिया बी के लिए तो था, करेक्ट। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि आपने जैसे अगर बी को मारा होता तो ऐसे, क्योंकि मेंसरिया है जरूर, ठीक है, किसी और इंसान के लिए लेकिन है तो जरूर, तो हम ये मान के चलेंगे कि जैसे बी के लिए आपको पनिशमेंट मिलती वैसे ही आपको ए के लिए भी मिलेगी, मतलब जैसे इंटेंडेड पर्सन के लिए आपकी जैसी लाइबिलिटी बनती वैसे ही एक्चुअल जो विक्टिम हुआ उसके लिए भी लाइबिलिटी वैसी ही बनेगी, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर जिस चीज के लिए। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, मैलिस क्या हो गया? बैड इंटेंशन, ट्रांसफर यानी बदल गया, इंटेंशन था पर बदल गया, ठीक है, इंटेंशन बदल गया। तो अब क्या था यहाँ पे? इंटेंशन एक ए इंसान को मारने का था लेकिन इंटेंशन था, लेकिन मर भी जाता है गलती से। अब बी को मारने के लिए ना इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, दोनों में से कुछ भी नहीं था, लेकिन सेक्शन 102 ये कहता है कि भाई ऐसा है कि हम ये मान के चलेंगे कि आपने, ठीक है, बी के लिए कोई आपकी नॉलेज इंटेंशन नहीं थी लेकिन ए के लिए तो थी,
तो आपकी पनिशमेंट बिल्कुल ऐसी होगी जैसे मान लेंगे हम लोग कि अगर एक 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 ही डेथ कॉज होती तो आपकी जैसी लाइबिलिटी बनती, भले यहाँ पे इसके लिए इंटेंशन नहीं है लेकिन डेथ कॉज हुई है तो लाइबिलिटी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे अगर एक ही केस में बनती, मतलब उसकी इंटेंडेड डेथ जो था, इंटेंडेड विक्टिम जो था उसकी डेथ कॉज होती तो जैसे लाइबिलिटी बनती, एक्चुअल डेथ जिसकी हुई है उसकी डेथ को भी वैसे ही लाइबिलिटी बनेगी। द लॉ फोकसेस ऑन क्रिमिनलिटी ऑफ द एक्ट, भाई ऐसा है कि आपका मेंस किया भी था और डेथ भी कॉज हुई, क्रिमिनलिटी पे फोकस करते हैं लेकिन आइडेंटिटी पे नहीं, किसी को तो मारना चाहते थे ना, तो ऐसे कैसे की पनिशमेंट ना दें आपको। सेक्शन 103 देखिए, आज के लिए दिस विल बी द लास्ट सेक्शन 103। अब 103 क्या है जो हमने 101 में पढ़ा, 101 में क्या था, 101 में मर्डर का ओफेंस दिया हुआ था, मर्डर एंड एक्सेप्शंस दे रखे थे जो कि एक्सेप्शंस में क्या थे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, ये दो चीजें दे रखी थी। अब 103 जो है इसी की पनिशमेंट की बात करता है, किसकी, नॉट दिस एक्सेप्शन पार्ट, एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन वाला कहाँ आता है, देखिए 105 में क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, करेक्ट। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब कौन सा हो गया, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट हो गया, तो ये 105 में मतलब जो एक्सेप्शंस है 101 के, यानी जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला पार्ट है उसकी पनिशमेंट दे रखी है 105 में, लेकिन उसके ऊपर का जो मर्डर का पार्ट है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा उसकी लाइबिलिटी दे रखी है 103 में। अब 103 का फर्स्ट पार्ट जो है सबसेक्शन 1 वो क्या कहता है, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, मतलब पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट क्या दे रखी है इस सेक्शन के अंदर कि भाई या तो डेथ होगी, देखिए डेथ पेनाल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन, ये दोनों चीजें होंगी, या तो डेथ पेनाल्टी है, whoever commits murder जो भी कोई डेथ मर्डर कमिट करता है उसके लिए पनिशमेंट क्या है, या तो डेथ पेनाल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ मैंडेटरी फाइन, फाइन इम्पोज किया जाएगा। अब साथ ही साथ इसका सब क्लॉज 2 जो है ये एक बीएनएस में नया एडिशन है, ये पहले नहीं था, ये आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, ये एक नया एडिशन दिया किया गया है अभी के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आजकल के टाइम में हम सबने देखा है मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। मॉब लिंचिंग क्या होती है, मॉब मतलब क्या, मॉब लिंचिंग, आई एम श्योर कि सबने ये टर्म सुन के रखा होगा, मॉब लिंचिंग, मॉब मतलब भीड़, क्राउड, ठीक है। और लिंचिंग का क्या मतलब होता है, मतलब जब उन पे अटैक किया जाता है ना उसे कहते हैं, ठीक है, अटैक करके किसी की डेथ कॉज करना, तो ये होता है जब भीड़, जैसे हमने देखा है कई बार होता है कि किसी एक, बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आपस में लड़ाई, जैसे कई बार छोटे छोटे गांव गांव में क्या होता है कि किसी छोटे से वजह से पूरा पूरा दो दो तीन तीन गांव उठाया और दो या तीन इंसान की डेथ कॉज कर दी, या कई बार रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे किसी फैक्टर को की वजह से अगर एक पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया, पूरे बहुत सारे लोग, भीड़ आ गई वहां पे, क्राउड इकट्ठा हो गया और उन्होंने कुछ लोगों की डेथ कॉज कर दी किसी स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से, वो फैक्टर क्या हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, वो कम्युनिटी ग्राउंड हो सकता है, वो कोई कल्चरल ग्राउंड हो सकता है, कोई भी, उस वजह से अगर एक पूरा क्राउड उठाया और उन्होंने कुछ लोगों की डेथ कॉज कर दी उसे कहा हमने मॉब लिंचिंग। अब क्योंकि आईपीसी में ये चीज नहीं दी हुई थी और सोसाइटी को देखते हुए आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसे ऐसे क्राइम बहुत ज्यादा होने लगे, तो इस चीज को द गवर्नमेंट रियलाइज देयर इज दिस नीड कि ऐसे ऑफेंसेस को भी क्रिमिनलाइज किया जाए, ऐसे एक्ट को भी क्रिमिनलाइज किया जाए जो कि अभी तक कहीं भी लाइबल नहीं थे, बहुत सारे मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं। तो 103 क्लॉज 2 जो है वो इसी की बात करता है, ये एक नया बीएनएस में एडिशन है जो कि इसी की बात कहता है। अब कहता क्या है मेनली ये सेक्शन, इट्स अ सिग्निफिकेंट एडिशन टू द बीएनएस टू कॉम्बैट मॉब लिंचिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी वायलेंस, ठीक है, मेनली है कि व्हेन अ मर्डर इज कमिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। सबसे पहला एसेंशियल, सबसे पहला क्या है कि
103 क्लॉज 2 के अंदर, यानी मॉब लिंचिंग होने के लिए, ग्रुप मर्डर या हेट क्राइम या मॉब लिंचिंग हम जब कह रहे हैं, उसके लिए लायबल होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कम से कम 5 या 5 से ज्यादा लोग हों। ठीक है, जब हम हेट क्राइम कह रहे हैं सबसे पहले जरूरी है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग हों एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। इसलिए ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स जो है, द मर्डर इज मोटिवेटेड बाय रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज या एनी अदर सिमिलर ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया और उस कम्युनिटी के लोग भड़क गए, या किसी रिलीजन की वजह से, या कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप, जो कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप के लोग हैं उसके अगेंस्ट, तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे अगर प्रेजुडिस्ड होकर लोग भड़क जाते हैं, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग, नंबर स्पेसिफाइड है 5 या 5 से ज्यादा लोग, इनमें से किसी ग्राउंड से एनकरेज होके, इन ग्राउंड से मोटिवेट होके अगर क्या करते हैं, किसी की डेथ कॉज कर देते हैं। देखिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more persons acting in concert commits murder on the grounds of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or life imprisonment and fine. क्या पनिशमेंट है? इक्वली लायबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन। और फाइन पेनल्टी क्या है? हर किसी के लिए एक बराबर पनिशमेंट है इसमें। मतलब ये भाई कह रहा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे, देखिए ये यहाँ पे कंडीशन दे रखी है भाई 5 या 5 से ज्यादा लोग तो ठीक है, लेकिन क्या 5 या 5 से ज्यादा लोग तो बहुत सारे ऑफेंसेस कर रहे हैं, तो हम सबको मॉब लिंचिंग कहेंगे? नहीं, मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम सिर्फ तब कह रहे हैं जब किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे किसी की डेथ कॉज की गई हो, मर्डर किया गया हो। जैसे क्या हो सकता है? रिलीजन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इन ग्राउंड्स पे अगर डेथ कॉज की जाए, तो उन ग्रुप के लोगों पे, 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है, उन ग्रुप के लोगों पे, सभी लोगों पे इक्वल लाइबिलिटी बनती है, जो कि किस चीज के लिए लाइबल होंगे? डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन। या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो हमने ऊपर देखा मर्डर कॉज करने के लिए भी यही सेम पनिशमेंट थी, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन। सेम चीज यहां भी है, मॉब लिंचिंग या हेट क्राइम जो है इसके लिए भी सेम पनिशमेंट रखी है, लेकिन ये है कि सब पे ग्रुप के जितने, मिनिमम 5 लिखा है, 5 और मोर मतलब मिनिमम नंबर 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग जब हैं उनमें सबकी लाइबिलिटी एक जैसी बनेगी, या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन। देखिए यहाँ पे डॉक्टर ऑफ कॉमन लाइबिलिटी लग जाएगा। कॉमन लाइबिलिटी मतलब कि भाई ऐसा है कि क्यों, इस पे क्या देखते हैं कि कलेक्टिव इंटेंशन पहले तो, ठीक है, mere participation in a group that commits murder on discriminatory grounds is enough to attract the maximum penalty। कि भाई आप उस ग्रुप के पार्ट थे जिसने ऐसा कांड किया है, ऐसा एक्ट किया है, तो भाई आप उस ग्रुप के पार्ट थे, यहाँ पे मान लिया जाएगा कि आपका उसमें इंटेंशन था। ठीक है, और इस वजह से सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने पढ़ा अभी इक्वल लाइबिलिटी सारे मेंबर्स पे आएगी, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स है सबको इक्वली पनिशेबल किया जाएगा, इक्वली पनिश किया जाएगा। तो यही सेक्शन 103 है। अब इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 104। ये एक्चुअली इट्स अभी तक नहीं कहूंगी ऑनेस्टली, जो मर्डर का सेक्शन है, मर्डर का सेक्शन होता ही काफी लंबा है। आज के पूरे लेक्चर में मुझे लगता है हमने एब्स्ट्रैक्ट डिस्कस किया मर्डर को ही, क्योंकि मर्डर इज अ सेक्शन दैट टेक्स टाइम, मेनली नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस, जो बेसिक है मर्डर क्या है वो तो समझ में आ जाता है, पर कंफ्यूजिंग पार्ट जो होता है, एज पर माय ओपिनियन, जो मुझे लगता है, मैंने जितना समझा है, ऑब्जर्व किया है अभी तक, वो ये कि वो एक्सेप्शंस वाला जो पार्ट है वो, एंड साथ ही साथ जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, वहां सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज को क्लियर किया जाए, सो दैट आगे हमें कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज यू मूव अहेड एंड देन वो क्वेश्चन रह जाता है कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन की ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर। किसी को मारना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मारना कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही, कोर्ट डिसाइड क्या करेगा, मर्डर है कि नहीं। अगर मर्डर स्टैब्लिश हो गया तब तो पनिशमेंट मर्डर की, मर्डर स्टैब्लिश नहीं हुआ तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड तो वो होगा ही होगा, राइट। सो आई होप कि आई हैव मेड दिस क्लियर, एंड अप टिल सेक्शन 103 हमने जो मेन टाइम टेकिंग सेक्शन था दैट वाज सेक्शन 100।
101 सॉरी, जो हमने कवर कर लिया अब टिल सेक्शन 103 हमने कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये तो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 104 ऑनवर्ड्स। सो या, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। मीनवाइल आप सबको अगर किसी भी तरीके के कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी, यू नीड टू आस्क और यू जस्ट नीड टू क्लियर योर डाउट्स और एनीथिंग, और जस्ट जनरली रीच आउट टू अस, यू कैन। हमारे आप नंबर्स पे जुडिशियल क्लासेस ऑलवेज देयर फॉर यू, एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा आपको ये चीज कहती हूँ। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो हमारे नंबर्स के थ्रू, हमारी ईमेल आईडी या वेबसाइट्स के थ्रू, एंड feel free to reach out to us, and see you all in the next lecture.